फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सब रूट इज डिवाइडेड इनटू। तो सब रूट को है अपन रूट सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सब रूट को अपन डिवाइड करेंगे रूट सेक्शन में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 46 का। ठीक है, फिर आगे अपन बात करेंगे द ओवरलैप आर मार्क्ड विद। तो ओवरलैप का जो अपना एसआईपी जो प्लान आता है उसके अंदर ओवरलैप की जो मार्किंग करते हैं वो अपन डॉटेड लाइन से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक्चुअल में इन क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा होगा, मतलब एक आइडिया लग रहा होगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो अपन देखो ईएसपी पे काम करते हैं, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान पे काम करते हैं, अपने पास आता है जब भी वेरीफाई करने के लिए, तो उसमें जो सिंबल्स होते हैं या जो मार्किंग काम में ली गई है वो इसमें थोड़ा पूछा जाता है अवेयरनेस के, भाई आप कितना अवेयर है उनके बारे में। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो उसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ओवरलैप की जो मार्किंग होती है या मार्क जो होता है एसआईपी के अंदर वो डॉटेड लाइन से किया जाता है। फिर आपका आता है द बैटरी चार्जर गिव्स स्टार्ट डीजी अलार्म व्हेन सेल वोल्टेज फॉल्स टू। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.90 वोल्ट। एक्चुअल में ये आपने देखा होगा जो आईपीएस में पढ़ाया गया होगा, जिन्होंने भी पढ़ा है पावर सप्लाई, आप लोग जानते भी हैं वो 50%, 60% और आपका 70 और 90। तो आपका जो डीजी का जो अलार्म आता है वो 50% पे आ जाता है। ठीक है, आपका इमरजेंसी है वो इमरजेंसी डीजी आता है वो आपका 60% पे आता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी आ जाएगा 1.90। ठीक है, द बैटरी चार्जर गिव्स स्टार्ट डीजी अलार्म व्हेन सेल वोल्टेज फॉल्स टू 1.90। फिर आपका आता है द रिले रूम और केबिन बेसमेंट वेयर रिले एंड इंटरलॉकिंग गियर्स आर केप्ट सेल बी लॉक्ड। तो ये सभी को पता ही है, सिग्नल में जो भी है वहां पर 2 ताले और चाबी की व्यवस्था रहेगी जिसपे चाबियां अलग अलग होगी, एक ऑपरेटिंग की कस्टडी में होती है और एक एसएनटी की कस्टडी में होती है। तो रिले रूम और केबिन बेसमेंट जहां पर भी है इंटरलॉकिंग के गियर लगे या रिलेज लगी है जो इंटरलॉकिंग सर्किट को वेरीफाइड करती है, वहां पर उनके गेट के ऊपर जो ताले रहेंगे वो 2 ताले लगे रहेंगे और उन दोनों तालों की चाबियां सेपरेट होगी। तो 2 इंडिपेंडेंट लॉक विद 2 कीज, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका आता 50 द इन पैनल इंटरलॉकिंग द सीओ सिग्नल कैंसिलेशन टाइम इज। तो कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन का एक्चुअली पुराना आंसर 240 है, अभी 120 हो गया मेरी जानकारी में जहां तक है। सिग्नल वाले जो भी है थोड़ा कंफर्म कराएंगे मेरे साथ वाले जो हैं जिन्होंने एससीएम नया पढ़ा हो। कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन 120 कर दिया ना अभी, सिग्नल वाले बंदे। इसका नया आंसर 120 हो जाएगा। सर अपन जो पेपर कर रहे थे वो प्रमोशन वाला कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। नहीं सर ये तो पिछले साल वाला है। हाँ तो पिछले साल वाले तो चालू करा था, ये तो क्यूएसपी वाला सिग्नल था ना, ये वाला यही तो था। प्रमोशन वाला कर जो आप लोगों ने दिया था। अपन ने जो पहला जो स्टार्ट किया था उसमें 45 क्वेश्चन इसी के करे थे अपन ने। चलने तो यार जो भी है क्वेश्चन पेपर ही है। नहीं पहले बाकी करेंगे और थे इसमें सारे टेलीकॉम के। उस दिन दूसरा कल जो किए थे अपन ने वो जो आप वाला पेपर था सर वो 70% वाला था। 70 वाला नहीं था दादा, यही था 70 वाला, बाकी वो भी करेंगे अपन, 70 वाला भी करेंगे। और एक और क्वेश्चन बैंक सदर्न रेलवे का और एनईआर का भी पड़ा मेरे पास, वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलो तो ये कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन का जो टाइम है वो 120 सेकेंड कर देना आप लोग। 50 का जो आंसर है टेलीकॉम वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका आंसर 120 हो जाएगा। सिग्नल वालों को तो पता ही, अभी नए इसको रिवाइज कर दिया एक्चुअली, पहले ये 240 हुआ करता था पुराना। द आइसोलेशन बिटवीन गुड्स लाइन इज रिक्वायर्ड इफ स्पीड इज मोर देन। तो गुड्स लाइन को भी एक्चुअली अपना जो आइसोलेशन की जो रूल है वो ये बोलता है कि अगर किसी लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है तो उसको अपन को आइसोलेट करना है। तो यहाँ पर गुड्स लाइन के लिए बोल रहा है तो 50 kmph से अगर ज्यादा स्पीड है उस लाइन पर तो उसको भी अपन को आइसोलेशन प्रोवाइड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 51 का। फिर ये आता है द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रेन शेल नॉट बी लेस देन खाली जगह इन द केस ऑफ टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन है तो वहां पर जब ट्रेन का मूवमेंट किया जाता है अथॉरिटी के तहत तो 2 ट्रेनों के बीच में जो गैप या स्पेस रखा जाता है वो 30 मिनट का इंटरवल रखा जाता है। 30 मिनट के इंटरवल के बाद दूसरी ट्रेन वहां पे चलाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका यहाँ पर आता है एडिक्वेट डिस्टेंस इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑन डबल लाइन।
तो एडिक्वेट डिस्टेंस एक्चुअल में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम जो होता है वहां पर आपकी ऑटो सिग्नलिंग व्यवस्था होती है और वहां पर जो पिछला सिग्नल क्लियर करने के लिए जो आगे एडिक्वेट डिस्टेंस जो खाली रखते हैं वो सिग्नल ओवरलैप के बराबर होता है मल्टी एस्पेक्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 मीटर। तो 53 का जो है एडिक्वेट डिस्टेंस इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑन डबल लाइन। अब यहाँ पर ये डबल लाइन हो चाहे सिंगल लाइन हो, एक्चुअल में ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम अपन सिंगल लाइन में भी अडॉप्ट करते हैं, तो वहां पे भी ये जो रहेगा वो 120 मीटर रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है K50। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे? तो K50 इंटरलॉक रिले है, तो K50 रिले जो है ये आपकी सीमेंस की रिले या मेटल टू मेटल रिले कहलाती है। तो इसमें जो इंटरलॉक रिले होती है उसमें जो लेचिंग होता है वो मैकेनिकल लेचिंग होता है। और अगर इसकी जगह क्वेश्चन आता है क्यू सीरीज रिले का या QL1 रिले लिखा होता है, QL1 एक्चुअल में आपकी लेच रिले होती है मेटल टू कार्बन में, तो वहां पर जो लेचिंग होती है वो मैग्नेटिकल लेचिंग कहलाती है। तो K50 या मेटल टू मेटल लिखा रहेगा तो इंटरलॉक रिले है, तो वहां पर जो लेचिंग है वो आपका मैकेनिकल लेचिंग रहेगा और मेटल टू कार्बन में वो मैग्नेटिकल लेचिंग रहता है। फिर आपका आता है फॉर प्लेसिंग ऑफ LSS ऑन सिंगल लाइन द मिनिमम डिस्टेंस 120 मीटर इन MSCLS शैल बी रिकॉन फ्रॉम द, इसका आंसर है ट्रेलिंग पॉइंट या फॉलिंग मार्क। ए, जो LSS की जो मार्किंग करेंगे सिंगल लाइन में, तो वो आपका अगर ट्रेलिंग पॉइंट है या फॉलिंग मार्क वहां पर आ रहा है उससे 120 मीटर की दूरी पे किया जाएगा। फिर आपका आता है ड्यूरिंग ट्रैक क्रॉसिंग द केबल शुड क्रॉस द ट्रैक। तो जब अपन केबल क्रॉस कराते हैं ट्रैक से तो राइट एंगल पे करते हैं। फिर आपका आता है इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन कैन बी। तो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन तब भी होगा जब आपका रूट लॉक नहीं हो। पॉसिबल व्हेन पॉइंट इज नॉट लॉक्ड अंडर एनी रूट एंड पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट आर ऑक्युपाइड। यानी आपका पॉइंट जोन का जो ट्रैक सर्किट ऑक्युपाइड है और रूट फ्री है, उस समय अपन इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल व्हेन द पॉइंट इज नॉट लॉक्ड अंडर एनी रूट एंड पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट आर ऑक्युपाइड। तो 57 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। फिर आपका आता है 58 इमरजेंसी सब रूट रिलीज काउंटर। तो इमरजेंसी सब रूट रिलीज का जो काउंटर है उसको EUYZ बोलते हैं और EWZ जो लिखा है ये आपका इमरजेंसी पॉइंट का काउंटर है और EUUYZ जो लिखा है ये आपका ERRB का काउंटर है। OYZ जो है ये आपका ओवरलैप का काउंटर है। फिर आपका आता है इंडिकेशन ऑन पैनल इफ HG लैंप ऑफ सिग्नल गेट फ्यूज्ड। तो इंडिकेशन पैनल पे क्या रहेगा जब HG लैंप का फ्यूज सिग्नल का फ्यूज अगर ब्लॉन ऑफ हो जाए तो येलो फ्लैशिंग करेगा और रेड स्टडी शो करेगा पैनल के ऊपर। जो पैनल के ऊपर जो सिग्नल का डिमार्केशन है वहां पर येलो फ्लैशिंग करेगा और रेड स्टडी जलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 आता है। हाँ बोलिए। फिर 60 है क्वेश्चन 4 डिजाइनिंग सीक्वेंशियल प्रूविंग सर्किट मिनिमम खाली जगह नंबर ऑफ ट्रैक सर्किट इन सक्सेशन इज कंसीडर्ड टू अवॉइड प्रीमेच्योर रूट रिलीज। तो सक्सेसिव जो अपन बोलते हैं रूट रिलीजिंग जो है या सीक्वेंशियल रूट रिलीजिंग है उसमें मिनिमम 2 ट्रैक लिए जाते हैं। फॉर डिजाइनिंग सीक्वेंशियल प्रूविंग सर्किट मिनिमम 2 नंबर्स ऑफ ट्रैक सर्किट इन सक्सेशन इज कंसीडर्ड टू अवॉइड प्रीमेच्योर रूट रिलीज। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 2 ट्रैक सर्किट मिनिमम। और यहाँ पर एक ये भी आ जाता है कि यहाँ पर जो ट्रैक सर्किट की लंबाई जो रहती है वो मिनिमम आपकी 2 RL से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो फिर वहां पर अपन 2 ना लेके 2 से ज्यादा ट्रैक सर्किट लेंगे। फिर आपका आता है द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द सिग्नल पोस्ट फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक शैल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.844 मीटर। द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द सिग्नल पोस्ट फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक शैल बी 2.844 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 62 है इट इज नॉट डिजायरेबल टू लोकेट ए सिग्नल क्लोजर देन खाली जगह फ्रॉम द मास्ट बिहाइंड इट। तो मास्ट जब पीछे है तो उस समय जो डिस्टेंस है सिग्नल पोस्ट और मास्ट के बीच की वो 10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और फ्रंट में है तो 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर मास्ट फ्रंट में आ रहा है
तो मास्ट और सिग्नल पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअली 62 क्वेश्चन है टेक्निकल के। अभी सर एक बार क्वेश्चन नंबर 13 अनुभव जी का कुछ वो बंद है, चालू है माइक वो। क्वेश्चन नंबर 13 13 यस सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर्क विथ खाली जगह मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओके सर। ये हाफ डुप्लेक्स है। हाँ तो सर अपना नहीं हुआ, ये वो करवा रहे थे तो टेलीकॉम वाला बाकी रह गया था। सर ये पहले से ले लीजिए ना, ये टेलीकॉम वाला पार्ट बाकी है। टेलीकॉम वाला बाकी रह गया था। इसमें बैटरी से करवा दो। नहीं करा One से one। अपन ने टच स्क्रीन बोला था ना, रजिस्टर मोटी वाला करवाया था आपने। ये सिस्टम में डायनामिक नहीं हुआ सर, नहीं सर, वो प्रोमोटेड था वाला। वो वाला हुआ था। चलो ले लेते अपन, वापस ले लेते। ये लो शुरुआत कर लेते। सर अनुभव जी को म्यूट कर दीजिए सर, उनका डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक्चुअल में अपन ने स्टार्ट इसी से करा था, आपको अगर याद होगा पिछली क्लास में तो मैंने बताया था दूसरा पेपर था, क्यों। वो सिग्नलिंग के क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उसमें। दूसरा पेपर था सर, दूसरा। चलो ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो वापस इसको रिपीट कर लेते हैं, अपना क्या रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो फीचर ऑफ क्यू SIG सप्लीमेंट्री सर्विसेज अवेलेबल ऑन वेरियस PBX प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज पर है। इसमें एक्चुअल में सारी सर्विसेज होती है आपकी। कॉल ट्रांसफर फैसिलिटी भी होता है, मल्टीपल सब्सक्राइबर नंबर ऑन द सेम फोन होता है, कॉल वेटिंग फैसिलिटी, यानी जो एडवांस जो टेलीकॉम के जो फीचर है वो सारे इसमें आता है। तो इसको लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी अलॉटेड बाय WPC फॉर VHF कम्युनिकेशन ओवर इंडियन रेलवे। तो इसका आंसर है 146 से 174 मेगाहर्ट्ज। फिर आपका ए लैन स्विच कंट्रोल द डेटा ट्रैफिक थ्रू यूज ऑफ। तो ये लैन स्विच जो है वो एक्चुअल में आपका मैक एड्रेस पे काम करेगा। लैन स्विच कंट्रोल द डेटा ट्रैफिक थ्रू यूज ऑफ मैक एड्रेस। फिर रेलनेट इज ए टाइप ऑफ इंट्रानेट। रेलनेट जो है वो आपका इंट्रानेट है। फिर आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में जो ये 191 जो है ये एक्चुअल में क्लास बी में आता है। एक्चुअल में ये टेलीकॉम वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इसमें 1 से लेके 128 तक जो होता है वो क्लास ए में आता है, 127 तक सॉरी। फिर 128 से शायद 192 तक क्लास बी में आता है। 191 तक। 191 से क्लास बी में, हाँ हाँ। 1 से लेके 128 ए जो है वो 1 से लेके 127 तक है ना। 27 तो सर ये है। 1 to 128 ए है, 128 से फिर 191 बी है सर। 92 तक भी है। 127 तक, 91 तक सर, 191। 191 तक है। अच्छा, ये कम हो जाता है एक्चुअल में, वो 31n-1 का कुछ है ना। इस टेलीकॉम वाले बता दो भाई, इनको सिग्नल वालों को भी याद हो जाएगा। ये क्लास बी है सर। करके 4 है। मैं एक्चुअल में 191 तक क्लास बी है ना, और क्लास सी 192 से 192 से 223 तक है सर। 223 बराबर। हाँ, एक्चुअल में इसमें वो चलता है ना डिफरेंस। एक्चुअल में 128 कितना है, 32 16 का डिफरेंस है कुछ। सर इसमें है ना, इसमें जीरो से 126.255 क्लास ए, 127 जो है वो लूप बैक एड्रेस के लिए है। हाँ, फिर 128 से लेके 191.255 क्लास बी, और फिर 192 से लेके 223.255 क्लास सी। क्लास सी बराबर। सर एक्चुअली वो 128 और 64 और 32 ये डिफरेंस में होता है। ये डिफरेंस होता है, वही मैंने बोला ना, वो 64 होता है, वो का डिफरेंस है। वो ऑक्टेट होता है, क्लास उससे डिवाइड होता है। फिर वही 128 64 एंड 32 ये तो इसका क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग जो भी देखे वो एक टेबल पे लिख लेना। सिग्नल वाले स्पेशली टेलीकॉम वालों को तो याद ही रहता होगा। ये आप आईपी एड्रेस का जो कैटेगरी है ना ABCDE करके है, वो रख लो। और इसमें जैसे अभी लूप बैक का बता रहे थे ना, वो भी याद रख लो। एक रिसर्च के लिए भी नॉमिनेटेड कर रखी है, वो भी याद रख लो।
तो ये क्या अरे- फिक्स आंसर है, तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें। सर ये भी ABCD पूछा जाता है, ये आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है और वर्जन 6 कितने बिट का होता है, वो भी एक क्वेश्चन आता रहता है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। ABCD ऐसे होता है 128 64 32 16 एंड 8, ऐसे करने से हो जाएगा सर। हाँ वो डिफरेंस डाल के वो अपना आप कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा। 2 to the power 5 2 to the power 4 2 to the power 3 2 to the power 2 एंड वो ये है सर, ऐसे करके है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो ग्रुप में आप डाल देना टेलीकॉम वाले जो भी भाई बंधु हैं वो, ताकि सिग्नल वाले भी याद कर लें इसको। ये आईपी एड्रेस का क्वेश्चन आता है, ये क्लास का। मैं सिग्नल से ही हूँ। आप सिग्नल से ही हैं, चलो बढ़िया है फिर तो। बस तो पास आप। मैक एड्रेस कॉन्सिस्ट ऑफ, तो ये मैक एड्रेस जो होता है वो आपका 48 बिट का होता है, ठीक है। मैक एड्रेस कॉन्सिस्ट ऑफ 48 बिट्स। फिर आपका ADSL स्टैंड फॉर, तो ADSL में जो ए है वो असिमेट्रिक के बारे में बताता है, इसका फुल फॉर्म है असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर आपका आता है इन इम्पीडेंस मैचिंग कंडीशन लाउड स्पीकर कैन बी कनेक्टेड, कैन लाउड स्पीकर्स आर कनेक्टेड इन। तो देखो इम्पीडेंस मैचिंग है तो आप इसको सभी मोड में कनेक्ट कर सकते हो, सीरियल पैरेलल और सीरियल पैरेलल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था वोल्टेज मैचिंग तो वहां पर सिर्फ आएगा पैरेलल, ये ध्यान रखना। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पैरेलल मैचिंग है तो लाउड स्पीकर को आप खाली पैरेलल में कनेक्ट कर पाओगे, और अगर इंपीडेंस मैचिंग है तो सीरियल भी कर सकते हो, पैरेलल भी कर सकते हो, सीरियल पैरेलल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर आपका आता है नेक्स्ट टच स्क्रीन सिस्टम और खाली जगह इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टच स्क्रीन जो है वो आपकी इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर खाली जगह पैनल इज यूज इन द टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन जो पैनल यूज करते हैं वो आपका रेजिस्टिव और कैपेसिटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बोथ, सी। फिर आपका आता है इन पीए सिस्टम खाली जगह टाइप ऑफ माइक इज मोस्टली यूज्ड। तो पीए सिस्टम में जो माइक यूज करते हैं वो डायनेमिक टाइप का रहता है, और कंडेंसर जो लेते हैं वो एक्चुअल में आपका रिकॉर्डिंग जब करते हैं कहीं पे म्यूजिक का, या जो होता है ना शूटिंग जहाँ होती है, रिकॉर्डिंग जो करते हैं वहां पे कंडेंसर टाइप का माइक यूज करते हैं। फिर आपका आता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले सिस्टम इंस्टॉलेशन एट स्टेशन नेटवर्क कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले सिस्टम जहाँ लगा होता है तो उसको जो डेटा मिलता है वो PRS से मिलता है, तो इसकी जो कनेक्टिविटी रहेगी वो PRS से रहेगी। फिर आपका आता है टॉकबैक सिस्टम वर्क्स विद खाली जगह मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो टॉकबैक एक्चुअल में ये वॉकी टॉकी है, ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करती है। फिर आपका है खाली जगह स्पीकर हैविंग बेटर साउंड डायरेक्टिविटी। तो आपके जो डिफरेंट टाइप के जो स्पीकर आते हैं उसमें हॉर्न टाइप का जो होता है उसकी डायरेक्टिविटी अच्छी होती है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हॉर्न स्पीकर हैविंग बेटर साउंड डायरेक्टिविटी। फिर आपका नेक्स्ट है NTES सर्वर इज लोकेटेड एट। तो NTS सर्वर जो है वो न्यू दिल्ली में है, NDLS। फिर आपका अप टू व्हाट लेंथ ऑफ डिजिटल टेलीफोन वर्क्स ऑन 0.5 mm डाया कॉपर पेयर इन कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN एक्सचेंज। तो इसका जो आंसर है इसमें ये बोल रहा है कि आपका अप टू व्हाट लेंथ डिजिटल टेलीफोन कैन बी वर्क, यानी आपका जो कोरल फ्लेक्सिकॉम 6000 ISDN का जो एक्सचेंज लगा है वहां पर अगर अपन डिजिटल टेलीफोन कनेक्ट करेंगे 0.5 mm डाया कॉपर पेयर पर तो वो 1 किलोमीटर रेंज तक काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर है, इसको गलत कर देना, मतलब ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है 1 किलोमीटर। तो ये 16 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 1 किलोमीटर। फिर आपका आता है व्हाट टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज यूज्ड इन ISDN एक्सचेंज। तो ISDN एक्सचेंज में जो सिग्नलिंग यूज करते हैं वो है आपका CCS7 या SS7 भी बोलते हैं इसको। तो CCS7 या SS7 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है विच सिग्नलिंग प्रोटोकॉल हैज बीन अडॉप्टेड बाय रेलवे फॉर VoIP। VoIP का फुल फॉर्म भी आ सकता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एज पर द लेटेस्ट पॉलिसी डायरेक्टिव। तो ये आपकी SIP होती है, इसको बोलते हैं SIP, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल का नाम है ये। तो उस पर ये कार्य करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज वर्क्स ऑन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज नए वाले आ रहे हैं वो सब आपके -48 वोल्ट DC पे काम करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना, देखो 48 वोल्ट DC भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो -48 वोल्ट DC रहेगा। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज वर्क ऑन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो है वो आपके SPC प्रिंसिपल पर काम करते हैं। SP का फुल फॉर्म है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, उस पर कार्य करते हैं। SPC
फिर आपका आता है एंटीना इज यूज इन 5 वाट वॉकी टॉकी। तो 5 वाट में जो काम में लेते हैं वो आपका वीप एंटीना होता है। और अगर यहाँ पे लिखा रहता है 25 वाट जो VHF सेट है, तो वहां पर आपका ग्राउंड प्लेन हो जाएगा। फिर आता है प्रोपोगेशन मेथड ऑफ वेव्स इन VHF रेंज। तो प्रोपोगेशन मेथड जो यूज किया गया कम्युनिकेशन के लिए VHF रेंज में वो है लाइन ऑफ साइट। LOS इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट पे ये कार्य करता है। फिर आता है नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल चैनल इन 25 वाट VHF सेट। तो 25 वाट VHF सेट के अंदर जो नंबर ऑफ चैनल होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो 16 चैनल होते हैं। सर ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन 16 या 18? हाँ 16 नंबर, सॉरी। हाँ, इसमें 4 किलोमीटर का आपने दिया, तो ये आंसर सीट तो 4 किलोमीटर ही बता रही है। हाँ वो गलत है एक्चुअल में, बताया ना, ये हमने पहले आंसर की बनाई थी तो उसमें 4 था। फिर क्वार्टर से जो क्वेरी किया था ना, तो इसका आंसर 1 किलोमीटर आया था। बाद में देखा था एक्चुअल में इसका 1 किलोमीटर है करेक्ट आंसर। अच्छा, ठीक है। डिजिटल टेलीफोन का 1 किलोमीटर रहता है सर, एनालॉग टेलीफोन का 4 किलोमीटर। डिजिटल टेलीफोन 1 किलोमीटर रहता है, एनालॉग है अप टू 5 किलोमीटर। अच्छा, तो ये क्या है कि पहले जब हमने एग्जाम दिया था तब हमने भी इसका आंसर 4 किलोमीटर लगाया था। ये मेरा ही पेपर है, तो ये रॉन्ग आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 किलोमीटर है। ठीक। वही तो बोल रहा हूँ, ये गलत हुआ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जहां पे गलत होगा मैं बताऊंगा कि ये आंसर गलत है इसका। हाँ, ये ऑलरेडी वहीं से लिया। एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो टेलीकॉम की जो किताब है ना, उसमें कहीं ये चीज लिखी नहीं है। कोरल एक्सचेंज वाले अगर आप पढ़ोगे, मैंने भी उसमें ढूंढा था, लेकिन वहां पे कहीं पे 1 किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मूडल का ये क्वेश्चन है, मूडल में ये 1 किलोमीटर दे रखा। ठीक है। कहाँ चले गए थे? यहाँ पे ये हो गया। नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल चैनल इन 25 वाट VHF, ये 16 चैनल हो जाएंगे इसमें। फिर खाली जगह मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ इन VHF कम्युनिकेशन। तो VHF कम्युनिकेशन में पावर को मेजर करने के लिए जो मीटर काम में लेते हैं उसको RF पावर मीटर बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ अभी जो क्वेश्चन नंबर 23, हाँ, नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग चैनल अब 16 कह रहे हैं, बट अभी टुडेज ओनली 2 चैनल इज प्रोग्रामेबल, तो परमिशन 2 चैनल का ही मिला है। उसमें ये लिखा है कितने चैनल अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो 16 चैनल का इसका आंसर है। सही बात है। टेलीकॉम में हमारे जो साथी थे उनसे भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने बताया नहीं 16 ही रहेगा। 16 अवेलेबल है, सरेंडर कर दिए गए हैं सर, लेकिन सरेंडर कर दिया, ओनली 2 चैनल अवेलेबल है। कौन कौन से चैनल है अभी अवेलेबल? ओनली गार्ड ड्राइवर चैनल और एक कॉमन चैनल। एक कॉमन चैनल और एक गार्ड ड्राइवर चैनल, बस 2 ही है ना? नहीं, जो चैनल सरेंडर हुआ है ना, हेलो चैनल जो सरेंडर हुआ है वो नहीं हुआ है। ओनली 2 चैनल बचा नहीं, चैनल सरेंडर 6 चैनल कुछ हुआ है। हमारे पास 20 कुछ चैनल था, वो उसका चिट्ठी में भेज दूंगा, मेरे पास रहेगा, साइट ग्रुप में भेज देता हूँ। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिए, जो ओनली शंटिंग और गार्ड ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी है, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। सिर्फ उसमें से दो ये में 6 चैनल गया हुआ है। वो लेटर मेरे को मिलेगा तो मैं भेजवा दूंगा ग्रुप में, भेजा दीजिएगा। ये कंफ्यूजन है। हाँ, और ये कंफ्यूजन है, ये 16 ही है, ये 2 नहीं है, 16 ही है। आंसर तो 16 देना है। देखो, आपको जब ये LDC में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर 16 देना है। हाँ, ये 16 देना, बाकी सारे चैनल सरेंडर नहीं हुआ। जैसे आप बोल रहे हो 2 को छोड़ के सारे सरेंडर हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। वो लेटर कहाँ पे पड़ा हुआ मैं देखता हूँ, देख के ग्रुप में भेजवा दूंगा। चलो खैर, जो भी हो, ये तो हमने जैसे आंसर जो वेरीफाई किया था, तो हमारे साथ में जो थे ना सचिन जी और टेलीकॉम से बात भी हुई थी। और 16 ही है सर, 16 ही रहेगा वो। और मूडल में भी शायद 16 ही दिया हुआ ये क्वेश्चन है वहां पर। कम हो गई क्या सर? 2 चैनल वाकी टाकी के लिए। नहीं, इवन वाकी टॉकी के लिए भी 2 चैनल नहीं है। हम 2 चैनल इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम चार्जेस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये RF पावर मीटर हो गया।
द अनबैलेंस इन कैपेसिटिव कपलिंग ऑफ क्वेड केबल काउज क्रॉस टॉक। तो आपका कैपेसिटिव कपलिंग की वजह से जब अनबैलेंस होता है तो उसकी वजह से क्रॉस टॉक होता है, और अगर अर्थ की वजह से अनबैलेंस होता है तो वहां पर आपकी नॉइज आती है। ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह में। क्वेड केबल के अंदर अगर आपका कैपेसिटिव इनबैलेंस रहेगा तो क्रॉस टॉक रहेगा, और अगर अर्थ इनबैलेंस होगा तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा नॉइज। फिर आपका आता है क्युमुलेटिव बिल्डअप ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल इज प्रिवेंटेड बाय। तो यहाँ पर ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा अपन इसको प्रिवेंट करते हैं। 1:1 रेशियो का ये ट्रांसफॉर्मर होता है। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल ड्यू टू कैटेनरी पर किलोमीटर ईच। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.75 वोल्ट। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अंडरग्राउंड टेलीकॉम केबल जो है ड्यू टू कैटेनरी पर किलोमीटर, तो इसका आंसर है 8.75 वोल्ट। फिर आपका बिट रेट ऑफ STM1 इज 155.5 Mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप फॉलोड टू अचीव पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं मेनली, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और कोडिंग। कहीं कहीं पे ये एनकोडिंग वर्ड भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज ना हो। मास्टर फोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक LC गेट सिस्टम ऑपरेट ऑन DC सप्लाई। तो आपका जो मास्टर फोन जो होता है वो 12 वोल्ट पे काम करेगा, और गेट पर जो फोन है वो 24 वोल्ट पे काम करेगा, ये ध्यान रखना। फिर आपका आता है इफ HHG फ्यूज खाली जगह एस्पेक्ट विल ग्लो इन 4 एस्पेक्ट कैस्केडिंग सर्किट। तो कैस्केडिंग सर्किट में अगर HHG फ्यूज हो जाए तो आपका येलो एस्पेक्ट वहां पे जलेगा। फिर आपका नंबर ऑफ सिग्नलिंग सेक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर टू गेट प्रोसीड एस्पेक्ट इन ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग विद 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग। अगर ऑटोमेटिक में 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग है तो प्रोसीड के लिए क्या होना चाहिए, 2 ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस 1 ओवरलैप। और अगर यहाँ पे 4 एस्पेक्ट होता तो यहाँ पे हो जाता 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप। तो ये आपको ध्यान देना है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं इसको बाद में कंटिन्यूस करता हूँ, बात करते हैं। क्या 3 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था है तो प्रोसीड के लिए क्या है 2 प्लस ओवरलैप, और 4 एस्पेक्ट होता तो प्रोसीड के लिए हो जाएगा 3 प्लस ओवरलैप। और 4 एस्पेक्ट में कभी कभी इसमें ये भी पूछते हैं अटेंशन एस्पेक्ट अगर चाहिए तो क्या क्या रहेगा, तो उसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक जो सिग्नलिंग सेक्शन है वो 2 प्लस ओवरलैप हो जाएगा। सर एक 30 नंबर क्वेश्चन 30 हाँ मास्टर एंड स्लेव। मास्टर नॉर्मली 48 वोल्ट में ही चलता है, लेकिन इधर कंफ्यूजिंग इसलिए है
मास्टर और ठीक, स्लेव तो अभी आपका जो मास्टर स्लेव के जो बना रहे हो ना टेलीकॉम एक्सचेंज में जो नई पावर सप्लाई लगा रहे हो 48 वोल्ट जो बोल रहे हो, लेकिन आपका हाँ। जो मास्टर फोन जो आता है इसमें वो 12 वोल्ट पे ही काम करता है स्टेशन पे जो लगता है। नॉर्मली 12 वोल्ट आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, 12 वोल्ट में काम कर सकते हैं। उसमें हम लोग देते हैं 48 कन्वर्टेड टू 24। अगेन एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनली अगेन कन्वर्शन में 12 वोल्ट होते हैं, और उसी सेम चीज और गेट में रहता है स्लेव टेलीफोन। दिस 24 वोल्ट गोज टू द लाइन, अगेन इट विल कन्वर्टेड टू 12। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 12 वोल्ट डायरेक्ट दे तो काम नहीं करें। अच्छा भाई, इसमें तो भाई टेलीकॉम वाले बता पाएंगे। हमारे यहाँ पर जो साथी थे वो तो ये बताते थे मास्टर जो है वो 12 वोल्ट पे काम करता है, स्लेव 24 वोल्ट पे करता है। नहीं उल्टा सर ये सही है, मास्टर जो 12 वोल्ट पे ही है और जो लाइन पे देंगे 24 वोल्ट, क्योंकि जो हम एसएमपीएस जो देते हैं वो 12 और 24, तो 12 मास्टर के लिए और 24 L1 L2 पे भेजते हैं। मास्टर स्लेव आप 12 वोल्ट किस में देते हैं? मास्टर में। हाँ, मास्टर जो एसएमपीएस से जो निकलता है 12 वोल्ट स्टेशन मास्टर के लिए, देखो यहाँ और पे जो LC फोन पे लिखा है मेन सिस्टम नहीं, निकाल, नहीं, नहीं। मास्टर फोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट सिस्टम हाँ। ऑपरेट डीसी सप्लाई, ये तो ये मास्टर LC फोन की बात का है खाली। ये आप डायरेक्टली एसएमपीएस से 12 वोल्ट नहीं देते हैं। इसमें अलग सा एक टेलीफोन आता है, उस टेलीफोन में एक मॉड्यूल आता है, उसमें हम लोग 48 वोल्ट ही देते हैं इनपुट में। उसको इंटरनली कन्वर्शन होता है, वो होके वो चला जाता है, अच्छा, फिर 12 वोल्ट बनता है। 12 वोल्ट बनता है। अच्छा, और डायरेक्टली लाइन में 24 वोल्ट ही जाता है, लेकिन एक्चुअली वो भी अगेन कन्वर्शन होकर 12 वोल्ट ही ऑपरेट होता है। तो हम ये इसलिए कंफ्यूजन है, ये क्या होना चाहिए 12 24 वोल्ट या 48। कंफ्यूजन मास्टर में नॉर्मली हम लोग 48 वोल्ट ही देते हैं। ओके, ऑपरेट तो 12 वोल्ट से ही हो रहा है ना, ऑपरेट बोल रहा है, ऑपरेट। एलसी गेट में भी ऑपरेट होता है 12 वोल्ट में, वो 12 वोल्ट नहीं है, 24 वोल्ट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 12 वोल्ट है ऑपरेट, तो 12 वोल्ट हो रहा है। अभी क्या है, कौन सा एंगल से पूछा? गो अहेड सर। चलो ठीक है, इसका अपन देखते हैं, वापस डिस्कस करेंगे क्या है ना। मैं सचिन जी से कंफर्म करके बताता हूँ क्या रहेगा इसका, ठीक है। वैसे ये पहले डिस्कस किया हुआ पेपर है पूरा, जब ये अपन गए थे ना 70% से हम अभी देने, तो उसमें पहले ये पूरा डिस्कस हुआ था, तो उसमें इन्होंने यही बोला है कि जो गेट पे जो फोन लगता है तो उसको 24 वोल्ट जाता है, एक्चुअल में स्टेशन जाती होगी ड्रॉप के लिए, तो वहाँ 24 वोल्ट देते हैं, और स्टेशन पे जो रहता है उसको 12 वोल्ट देते हैं, मास्टर जो वोल्ट है जिसको। बाकी इसका आंसर तो आंसर की जो है उसमें तो 12 वोल्ट ही रहेगा। आप एक बार इसको मूडल में चेक करना, एडीसेट ने क्या दे रखा है इसका आंसर, ठीक है मंडल जी? यस सर देख लेंगे सर। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करके बताना, हमारा भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। सर गेट पे 24 दे रखा है और स्टेशन पे 12 वोल्ट दे रखा है मूडल में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मूडल में दिया हुआ है, ये आंसर क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ है। तो गेट के लिए वहां पर 24 वोल्ट बोलते हैं, और स्टेशन पे जो मास्टर लगता है उसमें 12 वोल्ट लिखा हुआ है। 12 वोल्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इफ द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर ड्रॉज 500 VA पावर एंड सेकेंडरी साइड ड्रॉज 400 VA पावर, देन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो एफिशिएंसी निकालने का सीधा सा फंडा है, जो है नीटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में आपका 400 है और इनपुट में आपका 500 है, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.8% में करोगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 0.8 हो जाएगी, ठीक है। It is necessary that stray current test be carried out to ensure that खाली जगह do not operate with stray current। तो stray current से जो ऑपरेट होने वाली है वो डीसी ट्रैक रिले है, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो आपके ट्रैक से डायरेक्ट जुड़ी होती है और वहीं पे अपन स्ट्रे करंट चेक करते हैं। फिर आपका आता है गुड्स वार्निंग बोर्ड शैल बी लोकेटेड एट नॉट लेस देन खाली जगह किलोमीटर इन रियर ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल इन MACLS।
तो यहाँ पर ये गुड्स वार्निंग बोर्ड जो है वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर पहले लगाया जाता है, तो 1.4 किलोमीटर या 1400 मीटर एक की आंसर है। फिर आता है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द मिनिमम कंटिन्यूअस विजिबिलिटी ऑफ। ईवीडी क्या होती है सर? ईवीडी क्या होता है? ट्रेन का मतलब इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो कल भी क्वेश्चन वो कल भी कर रहे थे सर, तो वो 1 किलोमीटर बता रहे थे, तो ये 1400 मीटर पे कैसे क्यों लगाते हैं सर गुड्स वार्निंग बोर्ड? फिर गुड्स वार्निंग बोर्ड 1400 पे इसलिए लगाते हैं कि एक्चुअली में जो गुड्स ट्रेन होती है ना उसमें लोड ज्यादा होता है, तो वहां पर देखो एक कंडीशन आती है। गुड्स वार्निंग बोर्ड अपन ऐसे नहीं लगाते सब जगह, वहां पर लगाते हैं जहां पर सेक्शन में गुड्स ट्रेन की स्पीड 72 kmph से ज्यादा है। जब आप बात करोगे स्पीड की तो उसका फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल आप पैसेंजर वार्निंग बोर्ड या डिस्टेंस से अगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना चाहोगे तो जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो नॉर्मल दे रखा है वहां पर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो 400 मीटर रिएक्टिव डिस्टेंस। तो सर ईवीडी कितना होगा फिर यहाँ पे? 400 मीटर रहता है। कितना डिस्टेंस सिग्नल रहता है, डिस्टेंस सिग्नल। हाँ, वो 1 किलोमीटर नॉर्मल ब्रेकिंग पे लगा। हाँ, उसके बाद में 400 मीटर पे वार्निंग बोर्ड लगता है। हाँ, तो वो 400 तो वहां लिया है, बाकी जो इसलिए 1.4 हो गया ना सर। सुनो, जो डिस्टेंस या मार्किंग जनरेट हुई है वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से हुई है। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से गुड्स वार्निंग बोर्ड जो है वो 1400 मीटर पे लगता है। बराबर सर, बराबर। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो बोल रहे कि यहाँ पर ये जो है वो 1400 क्यों, 1 किलोमीटर क्यों नहीं? तो 1 किलोमीटर क्यों नहीं? देखो एक्चुअल में गुड्स वार्निंग बोर्ड अपन नॉर्मली नहीं लगाते हैं, अपना डिस्टेंस सिग्नल जो है वो प्री वार्न करता है मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में। तो वहां पर क्या है, आप 1 किलोमीटर पे जो लगाते हो ना वो आपने मार्किंग दिया कि अगर मान लो सिग्नल ऑन है स्टॉप सिग्नल, तो परमिसिव सिग्नल आपका क्या रहेगा? ऑन ही रहेगा। यस। तो उस समय आप क्या करोगे, गाड़ी को ये मान के चलोगे अगला जो स्टॉप सिग्नल है वो ऑन मिलने वाला, तो गाड़ी को वहां पे क्या करना है? खड़ी करना है। तो वहां पे डिस्टेंस सिग्नल आपको कॉस्ट एंड एस्पेक्ट बताता है, जिससे क्या आप गाड़ी को ले जाके होम पे खड़ी कर सको, इतना मार्जिन वहां पे मिल जाता है। लेकिन गुड्स ट्रेन क्या है कि अगर मान लो उसकी स्पीड ज्यादा है 72 kmph से, तो गुड्स में क्या लोड ज्यादा होता है, तो उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होती है। तो उसके लिए यहाँ पे 400 मीटर और एडिशनल सेफ्टी ली गई यहाँ पर, तो वो एक्चुअल में आपका आता है 1.4 किलोमीटर। इसलिए यहाँ पर गुड्स वार्निंग बोर्ड जो लगाते हैं वो 1400 पे लगाते हैं, और ये खाली गुड्स ट्रेन के लोको पायलट को अलर्ट करता है, पैसेंजर के लिए नहीं है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? वो एक्चुअली उसका फंडा रिएक्टन डिस्टेंस है। आदमी रिएक्ट करने में 400 मीटर चल जाएगा। तो वो रिएक्शन डिस्टेंस की बात करोगे तो दादा फिर अपन को और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। एक्चुअल में 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था थी ना, तो वहां पे आपको याद होगा कि ये 1200 मीटर पे अपन वार्नर लगाते थे, और वो वार्नर जो आया था वो एनबीडी प्लस आरडी से आया था। एनबीडी आपका 1 किलोमीटर है और आरडी आपका 200 है। हाँ, तो कहीं नहीं यही फंडा है एक्चुअली उसका है, तो लॉजिक तो वही है भाई। लॉजिक जो है वो ये है कि लोको पायलट ने जब देखा तो साइटिंग डिस्टेंस जो आपने प्रोवाइड करी है उसको, और उसका जो रिएक्शन टाइम उसको चाहिए उतना स्पेस उसको मिलना चाहिए गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस में एडिशनल 400 मीटर जो दिया है वो ये दिया है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस 1200 मीटर है और 200 मीटर आपका रिएक्शन डिस्टेंस है, तो वो 1400 मीटर यहाँ पे दिया, और उसके ऊपर अपने गुड्स वार्निंग बोर्ड लगा। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस सिग्नल है सर, उसकी विजिबिलिटी 400 मीटर की तो वो होती है सर, तो और 1 किलोमीटर डिस्टेंस सिग्नल होता है सर, तो 1400 मीटर तो टोटल वैसे ही हो गया सर। हाँ बराबर है, विजिबिलिटी होती है, लेकिन जैसे मान लो आपका क्या बोलते हो रिएक्शन डिस्टेंस एक्चुअल में, हाँ बोल दो, लेकिन बोर्ड की भी तो विजिबिलिटी रहती है ना आपका। आप जो कितनी रहती है सर? देखो 1 किलोमीटर तो रहता ही, आप जो बोल रहे हो डिस्टेंस का, फिर 400 मीटर उसका खुद का विजिबिलिटी डिस्टेंस हो गया। लेकिन गाड़ी अगर मान लो उसको डिस्टेंस दिखा, तो अगर वो फुल स्पीड से अगर आएगा तो वो गाड़ी को मतलब खड़ी करने के लिए उसको जो मार्जिन मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर प्री वार्न करने के लिए अपन अलग से एक बोर्ड लगाते हैं, गुड्स वार्न। देखो इसका जो है, आप जो जाओगे एसआईपी में यहाँ लिखा मिलेगा कि ये जो बोर्ड लगाना है जहां पे भी, वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 मीटर पे लगाना। ठीक है, पंकज परमार जी जवाब देवे इसका। अच्छा, ड्राइंग से है ना अर्चना जी? अर्चना जी संगोले। हाँ सर सही है।
आप बताइए इसका क्या है? 1.4 किलोमीटर ही आएगा। नहीं, वो 1.4 है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि जब हमने डिस्टेंस सिग्नल लगाया 1 किलोमीटर पे और उसकी विजिबिलिटी ऑलरेडी 400 मीटर तो रहती है, तो 400 मीटर पहले मिल जाता, तो हम इसको वार्निंग बोर्ड को क्यों लगा रहे हैं? प्री वार्न करने के लिए लगा रहे हैं ना सर? नहीं, प्री वार्न तो कर रहे हैं, लेकिन 400 मीटर पहले अपन को पता तो चल ही गया कि भाई सिग्नल की जो एस्पेक्ट है वो तो ऑन ही है। ये यू आर अप्रोचिंग टू परमिसिव सिग्नल, ये गार्ड ड्राइवर को ये कह यू आर अप्रोचिंग टू फर्स्ट परमिसिव सिग्नल। नहीं, एक्चुअल में देखो गुड्स वार्निंग बोर्ड का सीधा सा है कि आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जो ब्रेक लगाएगा ना, उसको वहां से इंप्लीमेंट करना है गुड्स वार्निंग बोर्ड से, इसके लिए लगाया गया। इट वार्न अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल पोस्ट आपका 400 मीटर के आगे मिलेगा आपको। हाँ, आगे मिलने वाला है सिग्नल पोस्ट। टेकिंग इट नॉट इफेक्टिव, मतलब यू आर अप्रोचिंग सिग्नल। हाँ, इसमें अपन ये मान सकते हैं, देखो इसमें ये चीज है कि अगर मान लो डिस्टेंस सिग्नल आपका प्रॉपर नहीं है तो उस समय ये प्री वार्न करेगा गुड्स वार्निंग। और मान लो जिसकी वजह से परमिटिव सिग्नल अगर फेल है, आपका नहीं जल रहा है, तो उस समय ये बोर्ड लोको पायलट को ये अलर्ट करेगा कि आपको यहाँ से अब अलर्ट होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाला। यस, यू आर अप्रोचिंग टू सिग्नल। यस भाई साहब, जिन्होंने पूछा समझ में आया? ये एक्चुअल में सेफ्टी के लिए लगाया अलग से कि भैया मान लो डिस्टेंस सिग्नल अगर आपका फेल रहे या ब्लैंक हो गया, तो उस समय गुड्स वार्निंग ट्रेन जो आ रही है वो कैसे अलर्ट होगी, तो वो 1400 मीटर से अलर्ट हो जाएगी। कल कोई पी मार्कर दिखे गई, पैसेंजर ट्रेन अगर आगे गई तो उसको तो डिस्टेंस सिग्नल पे पी मार्कर दिखेगा, अगर वो नहीं चल रहा है तो वो वहां से गाड़ी को कंट्रोल करे। परसों कोई पूछ रहा था ना सर कि ये अगर डिस्टेंस ब्लैंक हो गया तो डेंजर पास नहीं कर देगा, ये इसी वजह से परसों पूछ रहा था। परसों पूछ रहा था कोई कि डिस्टेंस अगर ब्लैंक हो गया तो आदमी आगे वाला सिग्नल डेंजर पास नहीं कर दे, ये इसीलिए है ये। बराबर, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना, गुड्स वार्निंग बोर्ड 1.4 किलोमीटर पे लगाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है जहां पर डबल डिस्टेंस टेरिटरी है वहां पे क्या गुड्स वार्निंग बोर्ड लगेगा? तो नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द मिनिमम कंटिन्यूअस विजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड सिग्नल ड्यू टू ए फुट ओवर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज और टनल और एनी अदर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, देन खाली जगह सिग्नल कैन बी प्रोवाइडेड। तो वहां पर अपन लगाएंगे रिपीटर सिग्नल। फिर आपका 37, मोर देन वन सन सिग्नल मे बी प्लेस्ड ऑन द सेम पोस्ट इन विच केस द टॉप मोस्ट सिग्नल सेल अप्लाइड टू खाली जगह एंड द सेकंड सन सिग्नल फ्रॉम द टॉप सेल अप्लाइड टू द नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड सो ऑन। तो एक्चुअली में देखो एक ही पोस्ट पर अगर एक से ज्यादा सन सिग्नल लगते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो सन सिग्नल होता है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो लाइन होती है उसके ऊपर संटिंग को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड लाइन। और उसके नीचे वाला जो होता है उसके अंदर वाला जो लेफ्ट हैंड में जो लाइन आ रहा है उसके ऊपर संटिंग को बताएगा। जो 30 क्वेश्चन है, हाँ, इसमें रिपीटेड सिग्नल्स है, हाँ, कोएक्टिंग सिग्नल्स होते हैं, वो भी तो ये काम करते हैं ना। वो एक्चुअल में अपना मैकेनिकल सिग्नलिंग में आता है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं करा और दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर अपन इसको मान के चलेंगे एक कलर लाइट सिग्नल की बात कर रहा है और कलर लाइट में चाहे कोई भी कंडीशन हो वहां पे रिपीटर सिग्नल ही लगेगा। जी जी जी। वो आप जो कोएक्टिंग बोल रहे हो ना, कोएक्टिंग सिर्फ मैकेनिकल में यूज आता था। और वो भी कब आता था? जब आपका फुट ओवर ब्रिज अगर ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने फुट ओवर ब्रिज के आगे दो चीजें और डाल दी, टनल और अदर कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई गोलाई की वजह से आ रहा है, किसी और वजह से आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका कोएक्टिंग नहीं लगेगा, वहां पे रिपीटर सिग्नल ही लगेगा। अच्छा, टनल वगैरह तो उसमें भी दे रखा है, कोएक्टिंग में भी रहता है। नहीं, टनल में कोएक्टिंग कैसे अचीव करोगे बताओ भाई? टनल गुफा आ गई और सिग्नल गुफा को क्रॉस करके है तो उसको तो रिपीटर ही बनाना पड़ेगा, कोएक्टिंग बनेगा ही नहीं उसका। तो एक्चुअल में कोएक्टिंग का पर्पज क्या था? एक्चुअल में जैसे ब्रिज आ गया ऊपर, जैसे आपने देखा होगा रोड ओवर ब्रिज आता है तो गाड़ी जब अप्रोच करती है तो सिग्नल उस ब्रिज को क्रॉस करके लगा है, तो दूरी से तो सिग्नल दिख रहा है, लेकिन जैसे वो ब्रिज के अप्रोच करेगी तो सिग्नल दिखना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? उसी पोस्ट पे नीचे एक अलग से सिग्नल लगाते हैं सेम पोस्ट पे, वो कोएक्टिंग सिग्नल है। क्लियर? ठीक। तो वो मैकेनिकल सिग्नल में खाली फुट ओवर ब्रिज जहां पे आ रहा है या रोड ओवर ब्रिज आ रहा है तभी काम लिया जाता है, टनल और अदर ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं लिया जाता है काम। टनल अगर आएगी या गोलाई की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वहां पर अपन रिपीटर सिग्नल ही काम में लेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट है 38 मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ QB80 रिले। तो QB80 का जो मैक्सिमम एक्साइटेशन या मैक्सिमम पिकअप वोल्टेज है वो 235% रहता है, और अगर QB80 की जगह यहाँ पे लिखा होता है QTA2 तो हो जाएगा 300%। और इसमें मिनिमम भी आता है कुछ है, मिनिमम पे आ रहा हूँ पहले मैक्सिमम ले लो कि QB80 का मैक्सिमम 235 है और QTA2 का मैक्सिमम 300% है, ठीक है। अब आता मिनिमम, तो मिनिमम जो है वो QB80 का 122% है और QTA2 का 125% है, ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना सर, मिनिमम वाला। हाँ, मिनिमम QB80 का 122% है 122% और QTA2 का 125% है। सर ये 100 से कम होगा ना कि ये ज्यादा होगा उसका? क्या इस पेपर में जो दिया है मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ QB80 रिले, हाँ तो वो 235% रहेगा ना, मतलब इतना आप मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हो उसके अक्रॉस, इससे ज्यादा नहीं दे सकते QB80 के अक्रॉस। और QTA2 में 300% से ज्यादा नहीं। अब ट्रैक सर्किट चेक करते जाते हो देखते हो ना, मैक्सिमम जो है 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। QTA2 में कितना दे सकते हैं? QTA2 में 300%। उसमें हाँ, यहाँ जब मिनिमम की बात करेंगे तो 100% से कम ही होगा ना? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, बाकी ड्रॉपेज भी देखे जाता है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अपन को मिनिमम कितना देना है, तो वो आपका 125% और 122% रहेगा। तो मिनिमम वोल्टेज कितना देना, नॉमिनल वोल्टेज है, यदि मिनिमम है तो उससे तो कम ही कैलकुलेट करेंगे हम। अरे कम कैलकुलेट करोगे तो अगर आपका जो रेल के जो पैरामीटर है वो वेरी करेंगे तो आपकी रिले ड्रॉप हो जाएगी ना दादा। तो सर जैसे कोई वो है, कोई 12 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है तो उसका जो वोल्टेज है वो रेंज लेंगे, तो हम सपोज दैट 10 से 15 ले सकते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन कोई 12 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला उसको मिनिमम 13 वोल्ट मिलना चाहिए और मैक्सिमम 18 आप वो वोल्ट। रिले के उस पे कंसीडर मत जाओ। एक्चुअल में ट्रैक रिले के अंदर क्या किया गया है, एक्चुअल में आपका जो फेल सेफ प्रिंसिपल है ना, यहाँ पर आप नॉर्मल जो डिस्कस कर रहे हो ना भाई मिनिमम पिकअप या मैक्सिमम क्या, वो नहीं है। यहाँ पर एक फेल सेफ प्रिंसिपल अचीव किया जाता है कि अगर मान लो रिले किसी वजह से फेल हो तो वो सेफ साइड हो। तो उसके अंदर ये दिया गया है कि जब रिले आपके कनेक्टेड है ट्रैक में, जब बेला रेजिस्टेंस आपका अधिकतम है और न्यूनतम जितना जाएगा, तो अधिकतम में ये दिया गया कि जब अधिकतम रहेगा तो उस समय लीकेज सबसे कम रहेगा, तो उस समय मैक्सिमम जो वोल्टेज आएगा वो 300% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और जब न्यूनतम जाता है तो ये 125% से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो वेरी करेगा तो ये रिले क्या है, बार बार आपकी फेल होगी। तो फेल सेफ प्रिंसिपल के अंदर ये दिया गया है कि ये जो ट्रैक की जो रिले है इस पे आप अधिकतम कितना वोल्टेज दे सकते हो, मिनिमम कितना दे सकते हो, इससे नीचे नहीं देना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? पंकज जी बात करें, पंकज परमार। आप बोलिए सर, बोलिए। ये बताइए इनको क्या चाहिए, बोल रहे हैं कि भाई 100 से कम क्यों नहीं है, 125 ही क्यों है? वो उनको पूरा ट्रैक सर्किट समझना पड़ेगा। तो एक वर्ड में बताते हैं ना, फेल सेफ प्रिंसिपल की जो शर्तें हैं उसको अचीव करना है, उसके लिए दिया गया एक रिले के अक्रॉस जो वोल्टेज देंगे वो मैक्सिमम 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 125 से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या है कि बैलास्ट रेजिस्टेंस, फेल रेजिस्टेंस, ट्रैक रिले सेंसिटिव रिले, ट्रैक रिले सेंसिटिव रिले है, तो उसको मतलब ऑर्डिनरी इक्विपमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बाकी सब रिले सप्लाई नो सप्लाई पे वर्क करती है, ये रिले वोल्टेज और हायर वोल्टेज लो वोल्टेज के सेंस में काम करती है। तो ऑर्डिनरी रिले और ट्रैक रिले में फर्क है, इसीलिए उसका परसेंटेज रिलीज भी 68 ज्यादा होता है। सर फेल से मैनेजमेंट के टाइम में जब टीएफ एंड में टीआर रिले विद लीड लेके चेक करते हैं तो भी 300% देते हैं, क्योंकि वहीं पे बैलेंस रेजिस्टेंस 0 रहता है। हाँ, 300 न्यूनतम रहता है उस समय। और अगर नो वोल्टेज पे नहीं वर्क करता, ये वोल्टेज वेरिएशन पे वर्क करती है रिले। हाँ, वो जब टीआरएन पे ले जाते हैं तब उसको जो लाइन में जो वोल्टेज वो 125% से कम नहीं होना चाहिए। ये फेल सेफ अरेंजमेंट है, इसीलिए 125% एनवायरमेंट जब चेंज होगा तो आपका बैलेंस रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप 100% रखोगे तो रिले बार बार फेल होगी।
फेल हो जाएगा, सेफ साइड इसलिए वो रखने के लिए उसको 125% दिया है कि इतना रखना ही अपन। हाँ, ये इसलिए किया जाता है सर। समझ में आया भाई साहब जो भी पूछ रहे थे? क्लियर सर आप पहचाना मेरे को सर? नहीं दादा पहचाना तो नहीं, आवाज जानी पहचानी तो लग रही है। नाम क्या आपका? एस के साहा सर। ओ स्वप्निल साहा, बराबर, रतलाम कंस्ट्रक्शन से, आरबीएनएल। आरबीएनएल सर। बराबर। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पर जो बेलास रेजिस्टेंस और रेल रेजिस्टेंस जो आते हैं ना, दो पैरामीटर, ये वेरी करते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से। अगर आप 100% या इससे कम रखोगे ना, तो ये रिले क्या करेगी, वो बार बार वेरी होते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार फेल होगा। उससे बचाने के लिए अपन जो वोल्टेज देते हैं वो 125% देते हैं इसका पिकअप वैल्यू का मिनिमम, और वो 300% देते हैं। और इससे ज्यादा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वहां पे रेजिडुअल मैग्नेटिक इफेक्ट आने की संभावना रहेगी। हाँ सर। उससे बचाने के लिए अपन 300 से ज्यादा वोल्टेज नहीं देते। और ये आपकी जो रिले है ना, एक्चुअल में करंट पे काम करती है। वोल्टेज का तो है, कम वोल्टेज की है, और करंट जैसे ही थोड़ा सा वेरी करता है ये रिले तुरंत ड्रॉप हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं हाई सेंसिटिव रिले। आपकी जो नॉर्मल रिले आती है वो लाइन रिले, उसकी सेंसिटिविटी ट्रैक रिले के कंपैरिजन में कम होती है। ट्रैक रिले की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो परसेंटेज रिलीज है वो 68% से ज्यादा होता है। ठीक है, चले आगे सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप करंट ऑफ QTA2 रिले ऑफ 9 ओम। तो QTA2 रिले 9 ओम की जो है उसका जो पिकअप करंट है वो 140। देखो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि QBAT का जो पिकअप वोल्टेज होता है 1.75 वोल्ट होता है, और QTA2 का 1.4 वोल्ट होता है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों में। अगर यहाँ पर लिखा है QTA2 तो इसका 140 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा, और अगर ये QBAT लिखा होता तो 175 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करंट रेंज है वो 120 से 140 मिली एम्पियर है, और QBAT होता तो उसका जो करंट रेंज है वो आपका 175 मिली एम्पियर रहेगा, 140 से 175 मिली एम्पियर। फिर आपका आता है खाली जगह कैन नॉट बी यूज्ड इन डीसी ट्रैक्शन एरिया। तो डीसी ट्रैक्शन एरिया, तो वहां पे अपन डीसी ट्रैक सर्किट यूज नहीं करेंगे। EFTC काम में ले सकते हैं, AC ट्रैक सर्किट वहां पे काम में ले सकते हैं, लेकिन डीसी ट्रैक सर्किट काम में नहीं ले सकते। यहाँ पर उल्टा कर देना, अगर AC ट्रैक्शन लिखा रहेगा तो वहां पर अपन AC ट्रैक सर्किट काम में नहीं ले सकते। फिर आपका आता है ब्लॉक ओवरलैप इन ए 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग सेक्शन इच। तो 3 एस्पेक्ट लिखा है, इसका मतलब मल्टी एस्पेक्ट की बात कर रहा है, और मल्टी एस्पेक्ट में जो ब्लॉक ओवरलैप होता है वो 180 मीटर होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये क्वेश्चन आता रहता है काफी बार, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इज मेड अवेलेबल टू इंश्योर रिलायबल सप्लाई फॉर लेवल क्रॉसिंग लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे देखो लेवल क्रॉसिंग लिखा है, इस क्वेश्चन को चेंज करके IBS भी लिख देते हैं और ऑटो सिग्नलिंग की हट भी लिख देते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके स्टेशन से 2 किलोमीटर रेंज के अंदर कोई भी सिग्नलिंग का गियर या कंट्रोलिंग रूम या कुछ भी आ रहा है तो उसकी सप्लाई स्टेशन से जाएगी, सेपरेट 80 या उसके लिए नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर 2 किलोमीटर के बाहर है तो उसके लिए अलग से पावर सप्लाई का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो वो अपन LC गेट पे तब लगाएंगे अलग से जब वो LC गेट स्टेशन से 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ पर LC गेट की जगह आप ऑटो हट भी ले सकते हैं, IBS भी ले सकते हैं, तो वहां पे भी यही सेम रूल काम करेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रैंक हैंडल इज इन एंड लॉक्ड इंडिकेशन ऑन पैनल। जब आपका क्रैंक हैंडल की चाबी अंदर है और लॉक कंडीशन में है उस समय पैनल पे क्या इंडिकेशन रहेगा? तो पैनल पे फील्ड की जो प्रैक्टिस है WR की, उसमें येलो इंडिकेशन आता है। मॉडल में ये क्वेश्चन का आंसर ग्रीन दिया हुआ है, लेकिन अपना जो आंसर की जो रिलीज की हेडक्वार्टर ने उसमें येलो दिया है, तो इसका आंसर येलो रहेगा। ठीक है, द चार्जर आउटपुट वोल्टेज पर सेल फॉर इनिशियल चार्जिंग शुड बी। तो अपन जब इनिशियल चार्जिंग करते हैं बैटरी को तो उसके लिए जो चार्जर यूज करते हैं वो 2.7 वोल्ट पर सेल होता है। अब यहाँ पर 3 पैरामीटर और याद कर लें क्योंकि ये इनिशियल चार्जिंग पूछा है। फिर इसके अलावा ऑटोमेटिक चार्जर में 2 चीजें और आती है, एक आता है फ्लोट और एक आता है बूस्ट। तो बूस्ट जब रहेगा तो उस समय आपका जो वोल्टेज रहेगा वो 2.4 वोल्ट पर सेल रहेगा, और फ्लोट के अंदर रहेगा 2.12 से लेकर 2.3 वोल्ट पर सेल रहेगा। तो ये 3 पैरामीटर आप याद रखें। अगर इनिशियल चार्जिंग पूछे तो 2.7 हो जाएगा, बूस्ट के लिए पूछे तो 2.4 हो जाएगा, और फ्लोट के लिए पूछे तो
आपका 2.12 से 2.3 वोल्ट पर सेल होता है। फिर आपका ये तो लिए ही आगे 1 सिग्नलिंग, तो ये रिपीट हो रहा है, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 44 तक हो गए और 45 से तो अभी अपन ने डिस्कस किया ही था पहले, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 71 हाँ, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 2 राजभाषा। तो भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा की सिग्नलिंग के भी करो सर, वो वाले देवनागरी क्वेश्चन हम भी टेलीकॉम के है सर। है। हाँ बोलिए। सिग्नलिंग वाले क्वेश्चन है सर, वो भी बताओ ना सर, वो तो 45 से आगे वाले सर। ये तो भी बताया था, डिस्कस कर रही थे ना, वही तो है। ये वापस करना है क्या? नहीं सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये तो एक्चुअल में वो भाई ने बोला कि भाई वो पुराना नहीं किया, इसलिए मैं ऊपर चला गया, बाकी तो करके तो गए। नहीं ठीक है सर, ठीक वही। नेक्स्ट आता है राजभाषा वाला सेक्शन। तो उसमें भारत के संविधान के अनुसार संघ की जो राजभाषा जो है हिंदी है और उसकी लिपि जो है देवनागरी रहेगी। फिर आपका नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाएगा? तो आती है धारा 3(3). फिर आता है राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा है, क, ख और ग। महाराष्ट्र राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र में आएगा? तो महाराष्ट्र और गुजरात ये आपके ख क्षेत्र में आता है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान आपका क क्षेत्र में आएगा। तो एक्चुअल में अपने WR इन 2 से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र और गुजरात क क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश क क्षेत्र में आता है, जहां पर आपका रतलाम डिवीजन है। फिर आपका आता है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आपका आता है रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो वहां पर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, या जिसका आजकल नाम है CEO एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड। फिर आपका आता है भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग में आने वाली रबर की मोहरें प्रयोग में लाई जाएगी, तो द्विभाषी रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी। फिर आता है हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाएंगे? तो अगर हिंदी भाषा में कोई पत्र आया तो उसका जवाब 100% हिंदी में ही दिया जाएगा। फिर आपका आता है कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु चलाई गई पुरस्कार योजना कौन सी है? तो कथा कहानी के लिए आपका प्रेमचंद पुरस्कार रहेगा, और तकनीकी पुस्तक है तो उसका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, और गजल और कविता है तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। फिर आपका आता है विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। डिपार्टमेंटली जो परीक्षा होती है उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं उसके 10% क्वेश्चन हिंदी के होने चाहिए। ये अपना एक राजभाषा प्रोत्साहन करने के लिए जो बनाया गया नियम है उसके तहत ये प्रस्तावित है। तो अपने यहाँ पे जितने भी परीक्षाएं होती है तो उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं उसके 10% क्वेश्चन है वो हिंदी के होते हैं और वो ऑप्शनल होते हैं। फिर आपका आउटपुट ऑफ सोलर सेल, तो सोलर सेल का जो आउटपुट होता है वो DC होता है। कोविड-19 मीनिंग, तो ये सभी को पता है, ये कोरोना वायरस डिजीज 2019 इसका नाम है। फिर आपकी जो कोवैक्सीन जो है वो आपकी किसने मैन्युफैक्चरिंग करी है? भारत बायोटेक ने। फिर आपका बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है। फिर आपका फेरोसिलिकॉन इज यूज्ड फॉर, तो फेरोसिलिकॉन जो है ये एक्चुअल में इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आपका ए मैन पुशेज ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, तो कोई आदमी अगर किसी दीवार को धक्का मारता और वो दीवार अगर अपनी जगह चेंज नहीं करती तो इसका मतलब क्या है? उसने क्या कार्य किया? उसने कोई कार्य नहीं किया, नो वर्क एट ऑल। इसका आंसर हो जाएगा C। फिर आपका आता है ए बॉडी ऑफ मास m kg इज लिफ्टेड बाय ए मैन टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 seconds. Another man lift the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them are in the ratio. तो यहाँ पर वर्क डन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा एक्चुअली, 1:1। फिर आपका 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी में ये सब आ जाते हैं, यूरेनियम, थोरियम और नियोबियम। ये सारे आपके यूरेनियम के बाई प्रोडक्ट हैं जिसका यूज अपन न्यूक्लियर एनर्जी में करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। उनका ये क्या बोलते हैं, सोर्स है या जो भी फ्यूल है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर इसके लिए बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो,
तो एब्सोल्यूट जीरो पे है, वो केल्विन स्केल काम में लिया जाता है। सर हाँ, ये 87 का सर इसमें 1:1 कैसे बनाया है ये? एक्चुअली में वर्क डन पूछा है, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट से हाइट पे कर रहा है, तो डी सेम हो गया, और फोर्स भी F बराबर mg होता है, वो सेम लगेगा, जी दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर ये FD जो है दोनों के लिए सेम रहेगा, टाइमिंग भले अलग अलग है, तो इनके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक, ओके। ओके, फिर आपका आता है ए एलईडी लैम्प प्रोड्यूसेस 300 ल्यूमेंस ऑफ लाइट पर वाट व्हिच मेक्स इट अबाउट 20 times as efficient as the incandescent lamp and 4 times as efficient as the fluorescent tube. What is the reason for this? ये क्या पूछ रहा है आपको? एलईडी लैम्प प्रोड्यूसेस 300 lumens of light per watt which makes it about 20 times as efficient as the incandescent lamp. जैसे अपनी ट्रेडिशनल जो ट्यूबलाइट होती है ना, उससे एलईडी लैम्प की जो है वो लाइट ज्यादा होती है, तो उसके पीछे क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली यहाँ पे लाइट कन्वर्ट होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, मतलब लाइट में कन्वर्ट होते हैं, इससे यहाँ पर ये ज्यादा आता है। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लाइट पार्टिकल इन द एलईडी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी, तो सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर की होती है। वैसे तो चांदी की होती है, लेकिन चांदी यहाँ ऑप्शन नहीं है, सिल्वर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑप्शन दिया, तो कॉपर इसका। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली, तो आपका जो कंडक्टर कोई भी है उसका जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और अगर लेंथ का पूछता है तो वहां पर हो जाएगा प्रोपोर्शनल। फिर आपका आता है विच जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन द इंडिया, तो नॉर्दर्न रेलवे। तो आप ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि आपका जो जीके का जो पोर्शन रहेगा वो इनसे आसपास ही रहने वाला है। जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इस तरह के रहने वाले हैं, तो आपको थोड़ी तैयारी उस हिसाब से करनी है। फिर आपका ए स्टेशन वेयर द रेल लाइंस एंड इच कार्ड, तो जहां पर रेल लाइन खत्म होती है उसको अपन टर्मिनल स्टेशन बोलते हैं। फिर आप द फॉलोइंग हेडक्वार्टर आइडेंटिफाई विच द फॉल्स, कौन सा गलत है? तो एक्चुअल में देखो साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद है, सही है। सेंट्रल रेलवे का भोपाल लिखा, भोपाल नहीं होकर के इसका आंसर जबलपुर हो जाएगा। फिर आपका सदर्न रेलवे का चेन्नई है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली है, तो इसका आंसर जो फॉल्स है वो बी है। फिर आपका सेंट्रल रेलवे का तो बॉम्बे है, सेंट्रल रेलवे का बॉम्बे, सॉरी सेंटर, मेरा वो दिमाग में चला गया। डब्ल्यू उसका कौन सा जबलपुर किसका है? WCR का सर, जबलपुर SCCR का है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल का भाई WCR का वेस्ट सेंटर WCR, सॉरी। सेंट्रल रेलवे तो बॉम्बे ही है अपना, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, बॉम्बे। साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद है। नहीं, SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, जबलपुर है। उसका बिलासपुर है, सॉरी बिलासपुर SCCR का बिलासपुर है। अभी तो आप लास्ट वाला याद कर लो, वो पूछ सकते हैं। अभी लास्ट 18वां जो बना ना उसका विशाखापट्टनम है, इस साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे ना, 18वां जोन जो बना साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे, उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, या वाईजैक बोलते हैं, जो भी नाम है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज स्टीम इंजन वर ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवे, तो ये चित्रंजन इसका आंसर हो जाएगा। मध्य रेलवे। फिर वेयर इज द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, तो ये आपका RDSO है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्टेड, तो मेट्रो रेलवे जो अंडरग्राउंड पहली स्टार्ट हुई थी वो 1984 में हुई थी।
फिर आपकी मोनालिसा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग वाज द ग्रेट वर्क डन बाय। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई गई थी वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। फिर आपका आता है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। फिर आपका आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो ये आपका आता है इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। तो एक्चुअली ये 356, 360 ये 2-3 चीजें देख लेना। ये जो राष्ट्रपति शासन जो चालू करते हैं ना, तो उसके बारे में है। तो 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जा सकता है या किया जाता है। फिर आपका फादर ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इन, तो ये आपका विक्रम साराभाई इसका आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन में आता है तो एपीजे अब्दुल कलाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो सर सैयद अहमद खान इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ लिखा है द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बार ग्राफ इज आल्सो नोन एज वाई एक्सिस, और यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख देता तो ये हो जाता है एक्स एक्सिस। फिर आपका यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर 2 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। 2 कैपेसिटर ऑफ ईच ब्रेकडाउन वोल्टेज 500 वोल्ट आर कनेक्टेड पैरेलल, द ब्रेकडाउन रेटिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो जब 2 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो उसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो लिखा है किसी का भी अगर कम होगा तो वही उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। यहाँ पर देखो दोनों का बराबर लिखा है तो ये 500 वोल्ट हो जाएगा, और अगर ये सीरीज में होता तो 500 प्लस 500 1000 वोल्ट हो जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका 108 हो गया। नेक्स्ट आपका चलता है फाइनेंस पर। नो पर्सन एस्टेब्लिशमेंट है फाइनेंस जो भी है। नो पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और convicted for a criminal offense shall be re-employed in group C और group D post without the sanction of the GM। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका GM। री-एम्प्लॉयड करने का जो ग्रुप C और D का जो पावर है वो GM के पास है, ये ध्यान रखना आपको। In case of illegal strike, the absence of the employee concerned is tantamount to a break in service and cannot be condoned without the sanction of the president। तो ये आपका प्रेसिडेंट का पावर है। अगर कोई इलीगल स्ट्राइक में एब्सेंट होता है तो उसको ड्यूटी पे मानना, मतलब उसको, तो प्रेसिडेंट के पावर में आता है और किसी के पावर में नहीं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ लीव, एनी काइंड ऑफ लीव अंडर लीव रूल मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विद और इन ए कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट। तो इसका आंसर है कैजुअल लीव को छोड़ करके बाकी सभी लीव को अपन ऐड करके आगे पीछे करके ले सकते हैं। फिर आपका लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट पर आपका 360 डेज हो जाएगा। फिर आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर इज मोर देन 1000 किलोमीटर एंड लेस देन 2000 किलोमीटर। तो जो ज्वाइनिंग टाइम है वो 12 डेज हो जाएगा, और अगर 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो उसका 10 डेज रहेगा। फिर आपका एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज पार्ट ऑफ द सर्विस कंडक्ट रूल। जो भी रेलवे एम्प्लॉय काम करते हैं उनके ऊपर जो रूल लागू होता है वो सर्विस कंडक्ट रूल होता है, बस ये ध्यान रखो। मैक्सिमम स्टडी लीव टू रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस इज ग्रांटेड इज खाली जगह इन ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मंथ। कुछ लोग इस पे बोलते हैं 36 मंथ भी रहेगा। तो 36 मंथ जो है वो स्पेशल कंडीशन है और वो डॉक्टर के लिए पीजी करने के लिए परमिट की जाती है, तो वो जनरल रूल में काउंट नहीं होगा। आपको ये जनरल पूछा गया मैक्सिमम जो स्टडी लीव है वो रेलवे सर्वेंट को कितनी मिल सकती है पूरी सर्विस के दौरान, वो 24 मंथ मिलेगी, और वो भी एक साथ नहीं मिलेगी, 12 मंथ करके ले सकता है। फिर आपका आता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट विल बी एडमिजिबल इफ देयर इज खाली जगह ऑफ द रेलवे सर्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर चेंज इन रेजिडेंस। अगर हो रहा है तो उसको सीटीजी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। और वो भी अभी बीएससी का कितना मिलेगा 80%। ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछते रहते हैं। The seniority of railway servant transferred at their own request from one railway to another should be allotted खाली जगह that of the existing railway servant in the relevant grade in the promotion group in the new establishment
irrespective of the date of confirmation or length of the officiating or temporary service of the transferred railway servant। तो सीधा सा ध्यान रखो, कोई भी आदमी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को छोड़ करके कहीं जा रहा है तो हमेशा बिलो बॉटम सीनियरिटी मेंटेन करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जाएगा तो उसको सीनियरिटी वहां पे वही मिलेगी जो वहां पे पेरेंट डिवीजन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर? तो ऑफिसर को जो प्रिविलेज पास मिलते हैं वो 6 फुल सेट मिलते हैं, और पीटीओ की बात करेंगे तो 4 फुल सेट पीटीओ मिलेंगे। पीटीओ कॉमन है, चाहे आपका ग्रुप सीडी हो चाहे आपका ऑफिसर हो। फिर आपका आता है वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन खाली जगह कंसेक्यूटिव आवर्स इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉय इन क्लासिफाइड एज ए कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वालों का जो वीकली रेस्ट है वो 30 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। फिर हाउ मेनी डेज आर ग्रांटेड एज ए चाइल्ड केयर लीव इन एंटायर टेन्योर? तो चाइल्ड केयर लीव एंटायर टेन्योर में वो 730 डेज 2 बड़े बच्चों के लिए दी जा सकती है या ली जा सकती है। ठीक है, 730 डेज। और इसमें भी अभी एक रूल आ गया नया, थोड़ा सा वो ध्यान रख लें। 365 डेज तक तो उसको फुल पेमेंट मिलेगा और अगले 365 पे उसको 80% ही मिलेगा। और इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि साल भर में कितनी बार ली जा सकती है? तो साल भर में 3 बार ली जा सकती है, ये भी ध्यान रखें। और मिनिमम जो है वो 5 डेज के लिए एलिजिबल है और मैक्सिमम आप 120 दिन की एक साथ सैंक्शन करवा सकते हैं। फिर व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन? तो डीम्ड सस्पेंशन में आपका SF2 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है सस्पेंड के लिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 जो है वो आपका आजीविका मांगने के लिए। जैसे कोई सस्पेंड हुआ तो एम्प्लॉय वो चाहता है कि नहीं मेरे को कुछ भरण पोषण के लिए अमाउंट मिलना चाहिए, वो SF3 के तहत अप्लाई करेगा, और SF4 वो रिवोक के लिए। व्हाट इज ए मिनिमम क्वालिफाइंग? SF2 में क्या डिफरेंस रहेगा? है SF1 और SF2 में डिफरेंस? SF1 में तो क्या होता है कि आपकी जो प्रक्रिया है उसके तहत किया जाता है, और SF2 डीम्ड ये बोला जाता है जैसे कोई पता चला कि एम्प्लॉय 48 घंटे से ज्यादा कहीं पे कस्टडी में रहा है, पुलिस कस्टडी में, या लगता है कुछ है, तो उसको किया जाता है, तो SF2 के तहत किया जाता है, उसको डीम्ड सस्पेंड बोलते हैं। अच्छा, बैक डेट में जो बैक डेट से जो किया जाता है उसको डीम्ड सस्पेंड। ओके, ठीक है। फिर आपका आता है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सुपरनेशन पेंशन? तो सुपरनेशन पेंशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल है। फिर आपका आता है अरेंज द फॉलोइंग बजटिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू विच दे अकर। तो इसमें देखो एक्टिविटी जो है बजट एस्टिमेट, फाइनल एस्टिमेट, बजट ग्रांट और रिवाइज्ड एस्टिमेट। इसमें देखो सबसे पहले बजट एस्टिमेट बनता है, फिर आपका बजट ग्रांट आता है, और ग्रांट के बाद आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट बनेगा, और उसके बाद फाइनल एस्टिमेट बनता है। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। द बजट रिसीव्ड फॉर 2 to 4 month ऑफ द ईयर इज नाउन एज। तो 2 से 4 महीने के लिए जो बजट अपन रिसीव करते हैं उसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। ये एक्चुअली में आपकी जब कोई विधानसभा मतलब संसद नहीं चल रही होती है, मान लो जैसे चुनाव होने वाले हैं या कुछ है और अभी हुए नहीं है, तो उस दौरान आपको 2 से 4 महीने के लिए जो बजट मिलता है वो वोट ऑन अकाउंट मिलता है। फिर आपका आता है ऑल वर्क्स रिलेटेड टू कंप्लीट रिन्यूअल ऑफ ट्रैक आर चार्ज्ड टू। तो ट्रैक का रिन्यूअल का जो वर्क होता है वो प्लान एट 31 में जाता है, और प्लान एट 33 आपका SNT का है, प्लान एट 16 आपका ट्रैफिक का रहेगा, और प्लान एट 36 आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का रहेगा, इलेक्ट्रिकल का। प्रोजेक्ट वाइज PI वगैरह जो चेंज होते हैं उस किस प्लान में चेंज होते हैं? यही PI SNT का 33 में जाएगा। PI RRI EI 33 एक्चुअल में देखो IBS अगर बोला जाता है कि IBS लगाना है तो वो प्लान एट 16 में जाएगा, क्योंकि वो आप ट्रैफिक फैसिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, लाइन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है। LC गेट आपका 29 में जाएगा। प्लान एट वो सेफ्टी कैटेगरी का है, वो 29 में जाएगा। प्लान एट 29। एक्चुअल में ये क्या 15-16 प्लान हेड है, थोड़ा सा आप इसको लिख लो। 11 से स्टार्ट होता है, जिसमें मैन तो देखो 11, 12, 15, फिर एक आपका 51 आता है, 51 वो पैसेंजर एमिनिटीज के लिए आता है, पैसेंजर फैसिलिटी के नाम पे, जिसमें आपके वेटिंग रूम, ये CCTV का जो प्रोविजन करते हैं ना अपन, या जो एस्केलेटर लगाते हैं, वो सब उस प्लान हेड में जाते हैं। और ट्रैफिक फैसिलिटी में अपन क्या करते हैं, जैसे लाइनें बढ़ा दी, फिर आपने यार्ड में साइडिंग या IBS लगवा रहे हो,
या बड़ा प्लेटफॉर्म करना है, तो वो सब आपका प्लानेट 16 में जाता है। अच्छा सर, जैसे कोच गाइडेंस वगैरह लगाते हैं, क्लॉक वगैरह लगाते हैं, पैसेंजर एमिनिटीज में 51 में जाएगा। तो ये 51 में जाएगा। हाँ, ये पैसेंजर प्लानेट 53 में जाता है ना पैसेंजर 53 है कि 51 है, मैं थोड़ा सा 53 है प्लानेट 53 पैसेंजर एमिनिटीज के लिए जो प्लानेट है उसमें जाएगा। ये एक्चुअल में देखो 15-16 प्लानेट है, ये आपके लिए बताओ तो देखो इसका क्वेश्चन पक्का आता है। इंस्टॉलेशन किसी का भी हो, वो प्लान हेड वहीं पे जाएगा ना सर, सैंक्शन के लिए। हाँ, इंस्टॉलेशन किसी का भी हो, पैसेंजर देखो एमिनिटीज अगर पैसेंजर की सुविधा के लिए आप बना रहे हो तो वो सब उसमें जाए, या किसी भी डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर आपका प्रोजेक्ट वाइज अलॉटमेंट ऑफ फंड इज डन अंडर, तो प्रोजेक्ट वाइज जो है वो आपका वर्क में जाएगा। रेवेन्यू में एक्चुअली मेंटेनेंस का होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड, तो मैक्सिमम जो अमाउंट अपन कम्यूट कर सकते हैं पेंशन को 40% कर सकते हैं, 40%। फिर आपका आता है प्रिपरेशन एंड वेटिंग ऑफ डिटेल एस्टिमेट इज कंपल्सरी इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क इज मोर देन, तो 5 लाख से ज्यादा का वर्क है तो उसका आपका डिटेल एस्टिमेट बनाना जरूरी है, उससे कम है तो जरूरी नहीं है। प्रिपरेशन एंड वेटिंग ऑफ डिटेल एस्टिमेट इज कंपल्सरी इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क इज मोर देन 5 लाख। फिर आपका आता है द वर्क ऑफ प्रोविजन ऑफ सीसीटीवी, यहाँ पर ये क्या 64 मिस के लिए उसमें चला गया स्पेशल वर्क में। सीसीटीवी जो है ना, निर्भया का जो फंड आया था वो 64 में जाएगा, प्लानेट 64। और आप जो 53 बोल रहे हो, नहीं प्लानेट 51 होना चाहिए, पैसेंजर एमिनिटी 51 में। मैं एक काम करूंगा, वो जो प्लानेट मैंने लिख के रखे हैं मेरी डायरी में पड़ा, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, थोड़ा सा आप उसको एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से 51 पैसेंजर एमिनिटी है और 16 जो है वो ट्रैफिक फैसिलिटी है, 33 एसएनटी है और 35 और 36 इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें 35 आपका जनरल इलेक्ट्रिकल और 36 शायद आरी या उसका है स्पेशल का, और 31 जो है वो आपका ट्रैक का रिन्यूअल है, और 32 नंबर है वो आपके ये जो आते हैं ना ब्रिज इंजीनियरिंग के उसके आते हैं, जैसे आपका जो ब्रिज बनता है जो है उसका वो 32 में जाता है, और 11 नंबर आपका न्यू लाइन का है। ये पैसेंजर एमिनिटीज का क्या बोल रहे हो? 53 है? हाँ जी सर। चलो ठीक है, एक्चुअली मैंने स्टाफ वेलफेयर का है सर, हैं 51 स्टाफ वेलफेयर के लिए। 51 किसका? स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर, अच्छा ओके ठीक है। एक पेपर पे लिखे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, आप एक बार इनको एक बार लिख लोगे ना। देखो 2 चीजें लिख लो, एक तो ये प्लान है और एक प्राइमरी यूनिट जरूर पूछी जाती है, जिसमें आपका ये सैलरी एक में आता है, 32 नंबर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में जाता है, ये भी पूछा जाता है 31 या 32 नंबर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का, जो कॉन्ट्रेक्टर को अपन पेमेंट करते हैं उसका प्राइमरी यूनिट पूछा जाता है जनरली, तो वो है एक आपका 99 लिस्ट इसमें डलवा देना साहब अभी। हाँ वो मैं डाल दूंगा, मेरे डायरी में एक लिखा है, मैं फोटो, ये प्राइमरी यूनिट क्यों, देखो 2 क्वेश्चन ये आते रहते हैं, एक प्लानेट का आता रहता है, पीयू का भी आता रहता है, और एक ये पावर्स वाले आते रहते हैं, आपके जो पावर है ना टीसी की जो पावर रहती है वो भी रिवाइज हुई थी पिछली, वो भी मैं पेपर आपको डाल दूंगा। ठीक है, ये 3 चीजें डाल दीजिए सर। ठीक किशोर साहब, ओके ओके ओके। तो इसका ये जो सीसीटीवी है वो प्लानेट 64 में जाएगा। The variation in the overall agreement value of a contract if exceeding more than 150% will require sanction of, अगर 150% से ज्यादा वेरिएशन जाता तो वो जीएम के पास जाएगा। The sub work sanction against an umbrella work appear in law book। फिर आपका आता है the tools and plant will be defined as M&P if the cost of each is and more than, तो 10 लाख से ज्यादा का अगर है तो वो M&P में जाएगा। फिर आपका आता है टोटल डीएनजी प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर एसएनटी वर्क, ये खाली एसएनटी वर्क लिखा है, कुछ भी वर्क हो विद द ट्रैफिक और ब्लॉक के साथ है तो इसका जो डीएनजी चार्ज है वो 16.33 रहेगा, और अगर विदाउट ब्लॉक है तो 12.19 हो जाएगा। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आपका जो टोटल डीएनजी चार्ज है एसएनटी वर्क का, अगर ब्लॉक के साथ कर रहे हो आप, ट्रैफिक ब्लॉक या पावर ब्लॉक जो बोलते हैं, तो उसमें जो क्या होता है सर? डीएनजी चार्जेज एक्चुअल में जो रहता है ना आपका, जो आप ब्लॉक लेके करते हो तो उनका जो भी खर्चा आता है एक्सपेंसेज, वो इस फंड से दिया जाता है। डीएनजी चार्जेज मतलब डिपार्टमेंटल एंड जनरल चार्जेज बोलते हैं। हाँ, डिपार्टमेंटल एंड जनरल चार्जेज, जैसे आपने ट्रैफिक का लिया ना,
सुनो देखो, ट्रैफिक का ब्लॉक लोगे तो स्टेशन मास्टर लगाना पड़ेगा और क्लेम करना पड़ेगा, उनको जो सुविधा देते हो ना, तो उसका जो खर्चा आता है वो इस प्लान हेड के तहत किया जाता है। डिवीजन में जो वर्क चार्ज पोस्ट होती है वो भी इसी खर्चे से निकलती है। हाँ, जो वर्क चार्ज पोस्ट है वो भी इसी से चलाते हो ऑपरेटर, बराबर। तो यहाँ पर ये जो ट्रैफिक या ब्लॉक के साथ करोगे तो उसका जो डीएनजी चार्ज जो रहेगा टोटल कॉस्ट का वो 16.33% रहता है, और अगर विदाउट ब्लॉक रहेगा तो 12.19% रहेगा। ठीक है। फिर आपका मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सीडिंग 2.5 करोड़ विल रिक्वायर्ड सैंक्शन ऑफ, अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा का मटेरियल मॉडिफिकेशन अगर किसी वर्क में है तो उसका जो सैंक्शन है वो रेलवे बोर्ड देगा। द वर्क अंडर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ, तो रोलिंग स्टॉक के जितने भी वो सब रेलवे बोर्ड के पास है, ये ध्यान रखें। द मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट फॉर कॉलिंग ऑफ कोटेशन थ्रू डिस्पेंसेशन ऑफ टेंडर इज, तो ये मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट है वो 10 लाख की है, जिसमें कोटेशन बेस्ड आप वर्क करवा सकते हो। 10 लाख से ज्यादा तो आपको टेंडर में जाना पड़ेगा। द रेलवे बजट इज मर्ज्ड विद यूनियन बजट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो अपना जो रेलवे बजट है वो यूनियन बजट में जो मर्ज किया गया था वो नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे किया गया था। फिर आपका अंडर अम्ब्रेला वर्क मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्क कैन बी सैंक्शन, तो इसमें कितने भी वर्क हो सकते हैं, इसमें नो एनी नंबर आ जाएगा। अम्ब्रेला वर्क एक्चुअल में इसलिए डिजाइन किया गया, एक्चुअल में अलग अलग वर्क ना करके क्या करते हैं उसको कंबाइन करके एक साथ बना लेते हैं और उस पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इसलिए भी नया जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको अम्ब्रेला वर्क बोलते हैं। और इस अम्ब्रेला वर्क में कितने भी वर्क हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ, और किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, ऐसा नहीं खाली सिग्नलिंग का रहेगा या कुछ। फिर आपका देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, द वर्क प्रोविजन ऑफ सीसीटीवी फॉर सिक्योरिटी एट स्टेशन शुड बी चार्ज प्लान एट 64 with the variation in the overall agreement value of contract if exceeding more than 150% will require sanction of GM, ये ऊपर वाला इक्वेशन है। The sub work sanction against and umbrella work are appear in ये law book। फिर आपका material modification of work exceeding 2.5 करोड़ will require sanction of railway board। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? आ जाएंगे तो नंबर मिलेंगे ना, ऐसा है तो पहले इन्हीं को करना चाहिए। जैसे हमने करा था ना, हमने देखा पीछे कॉमन है तो हमने ऊपर जो आंसर लिखे वो नीचे लगा, तो अपन को पता है तो बाकी के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जी। ठीक है, तो ये आपका पेपर आज यहाँ खत्म होता है। तो ये ग्रुप में मिल गया होगा ना सबको पेपर? हाँ, वाइल चार्जिंग ये फुल्ली चार्ज कल 45 तक हुआ था। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसी को कर लेते हैं बच्चे को पूछ सकते। तो 46 में द इंडक्शन बाय एसी ट्रैक्शन सिस्टम इन टेलीकॉम सर्किट इज ड्यू टू एंड खाली जगह कपलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर आपका नेक्स्ट आता है द डेटा रेट ऑफ STM4 इज, तो STM4 की जो डेटा रेट है वो आपका हो जाएगा 622.080 MB मेगाबिट पर सेकेंड। एक्चुअली वो 155 का ही आप 4 गुना कर दो तो आ जाएगा। यस सर। पहला वाला क्वेश्चन था ना, उसका ये 4 टाइम्स हो गया। फिर आपका आता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन ए क्वेड केबल इज खाली जगह ओम पर किलोमीटर, तो ये आपका एक कंडक्टर पूछ रहे, देखो यहाँ लूप नहीं पूछा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, मतलब आंसर लोग क्या लगा रहे हैं 56, लेकिन इसका आंसर होगा 28। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पूछा, अगर ये लूप रेजिस्टेंस पूछता ना तो इसका आंसर 56 ओम पर किलोमीटर होगा। ठीक है, यस। 48 के बाद आपका 49 फंक्शन ऑफ जेली इन PIGF या क्वेड केबल, तो जो जेली जो भरी जाती है PIGF केबल में, क्वेड केबल में, उसका जो मेन पर्पज होता है वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना होता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर। ठीक है, फिर आपका 58 TDM यूजेज, तो टाइम डिवीजन जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसके अंदर टाइम को यूज किया जाता है शेयरिंग के लिए ट्रांसमिशन मीडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका आता है एनकोडिंग इज द कन्वर्जन ऑफ क्वांटाइज्ड एनालॉग सैंपल टू, तो ये बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करता है एक्चुअल में। एनकोडिंग जो है वो आपके क्या करता है, BCD बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जो सैंपल सिग्नल बनता है उसको। फिर आपका 52 क्या हुआ,
विच इज मोस्ट सुटेबल स्पीकर फॉर यूज ऑन स्टेशन प्लेटफॉर्म। तो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जो सबसे सुटेबल जो स्पीकर है वो ऑन टाइप है। अपना पिछले पेपर में देखा था जिसकी डायरेक्टिविटी अच्छी है, तो डायरेक्टिविटी ऑन टाइप की अच्छी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपका आता है इन OFC ऑप्टिकल लॉस बजट कैलकुलेशन स्प्लाइस लॉस इज टेकन एज खाली जगह। तो यहाँ पर स्प्लाइस लॉस जो है वो 0.2 dB पर किलोमीटर है। ठीक है, पर किलोमीटर में होता है कि जॉइंट्स में होता है? ये dB पर किलोमीटर बोलते हैं, जॉइंट्स के अंदर ही है। लेकिन अगर आपका जो केबल में कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें जो जॉइंट आ रहा है उसके ऊपर देखा जाता है कि कितना लॉस आपका मैक्सिमम परमिजिबल है। स्प्लाइसिंग की बात करें, जॉइंट का तो अलग, जैसे आपके जो कनेक्टर लगता है ना, कनेक्टर का लॉस अलग ही है। ये एक्चुअल में स्प्लाइस लॉस की बात कर रहा है, जो जॉइंट है ना उसके अंदर 0.20 dB पर किलोमीटर जब आप जॉइंट होता है सर। हाँ नहीं, जॉइंट तो होता है, लेकिन आप एक एंड से सिग्नल देकर दूसरे एंड पर जब चेक करोगे ना, तो उस जॉइंट के कारण इतना वहां पे वो अलाउड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं इनके साहब इसमें क्या है कि इसने गलत लिख रखा है, पर किलोमीटर नहीं आएगा, ये 0.02 dB आएगा। 0.2 dB पर जॉइंट या कि पर स्प्लाइस, ऐसा किलोमीटर नहीं आता, ये 0.2 dB होता है। 0.2 ही तो है यार। ये स्प्लाइस करने के लिए लिखा है, जब OFC केबल कटता है वहां पर स्प्लाइस होता है, तो स्प्लाइस में जो लॉस आता है वो ये दिखा रहा है 0.2 ही है। 0.20 को 0.2 को सेम है यार, 0.2 dB पर किलोमीटर। प्रवीण जी पर किलोमीटर नहीं आएगा, ये गलत सही बात है। ये पर जॉइंट होना चाहिए, सही बात है। एक्चुअल में जॉइंट चेक करते हैं, अगर उससे लॉस ज्यादा है तो वो परमिटेबल नहीं, उसको वापस करना होता है। मैकेनिकल जॉइंट में शायद 0.5 है, और इस आपकी जो फ्यूजन स्प्लाइस जो जॉइंट करते हैं फ्यूजन, उसमें 0.20 dB पर, वो तो पर किलोमीटर ही लिखा रहता है। नहीं वही है, पर जॉइंट के हिसाब से होता है, गलत पर जॉइंट है। हाँ, ये तो पूछना पड़ेगा मेरे को, तो जस्ट जहां तक है लिखा हुआ तो पर किलोमीटर ही रहता है, रहता है सर। आंसर तो 0.20 है, ये ध्यान रखें। और अगर मैकेनिकल होती है ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या इन्होंने लिखा नहीं है, तो वो अपन फ्यूजन मान के चल रहे हैं। मैकेनिकल स्प्लाइस अगर होती है यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा ज्यादा होता, 0.5 या 0.35 है। 0.5 ही है मैकेनिकल, 0.5 है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग का, 0.5 है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यहाँ पे ना तो मैकेनिकल लिखा है ना फ्यूजन लिखा है। सर 0.1 ऑप्शन नहीं लिखा, तो इसलिए 0.5 वो 0.5 ही रहेगा। सही है। फिर आपका आता है स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सिग्नल कॉजेस। तो ये जो है आपका एटेन्यूएशन के कारण होता है। स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सिग्नल जो होता है वो एटेन्यूएशन के कारण होता है। फिर आपका आता है द नॉर्मल ऑप्टिक फाइबर केबल ड्रम लेंथ। तो नॉर्मल आपका जो केबल का लेंथ आता है वो 3 किलोमीटर है। सर हाँ, ये 54 में स्कैटरिंग एटेन्यूएशन होता है कि एटेन्यूएशन से स्कैटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन? एटेन्यूएशन के कारण ही होता है ना। स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होता है वो एटेन्यूएशन के, एक्चुअल में स्कैटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन होता है, उसके कारण एटेन्यूएशन होता है। हाँ बराबर। लॉस जो है वो एटेन्यूएशन कहलाता है, वो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। जो लाइट आपकी निकलती है ना, उसमें से निकल जाती है बाहर चैनल से, वो एटेन्यूएशन कहलाता है। उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? एटेन्यूएशन। भाई लॉस हो रहा है ना वहां पे, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और लॉस को अपन यहाँ पे एटेन्यूएशन बोलेंगे। तो नॉर्मल ऑप्टिक फाइबर केबल ड्रम की जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर होती है। द कॉल सेंटर फेचेस द डायनामिक डेटा सच एज ट्रेन अराइवल डिपार्चर इंफॉर्मेशन। तो ये जो होता है वो आपके किससे लेता है? NTES से लेता है। आपका अराइवल डिपार्चर जो है वो आपका NTS सर्वर है, वहां से वो डेटा लेता है। ठीक है। फिर आपका आता है फेडिंग इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय एडॉप्शन। तो आपकी जो फेडिंग है वो फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी और स्पेस डाइवर्सिटी दोनों से कंट्रोल की जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी। फेडिंग इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी और स्पेस डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, टेलीकॉम वाले कंफर्म कराते रहो भाई। यस सर, यस सर। स्पेस बोथ। A master slave digital clock obtained common reference time from the, तो ये आपका हो जाएगा GPS orbiting the earth।
मास्टर से होगा ना सर, मास्टर क्लॉक से। मास्टर क्लॉक से होगा, जीपीएस से होगा? जीपीएस से। जीपीएस है ना, जीपीएस काम नहीं करेगा तब मास्टर क्लॉक पे जाओगे। इट्स अ डिजिटल क्लॉक, मास्टर स्लेव डिजिटल क्लॉक। हाँ, तो उसके लिए कॉमन रेफरेंस टाइम जो है वो जीपीएस ऑर्बिटिंग अर्थ से लेते हो ना? मास्टर में सर सेट करना पड़ता है। प्रवीण जी डिजिटल क्लॉक है। सर वो जीपीएस से लेता है मास्टर स्लेव। जीपीएस से लेता है। मास्टर स्लेव सर मास्टर से लेगा, मतलब मास्टर में सेट करना पड़ेगा, स्लेब में मास्टर से लेगा स्लेब। और जो जीपीएस क्लॉक रहती है वो जीपीएस ऑर्बिटिंग द अर्थ से लेती है सर, वो जीपीएस क्लॉक लेती है जो जीपीएस से लेती है वो। तो यहाँ पर आंसर तो जीपीएस ऑर्बिटिंग अर्थ लिखेंगे ना? नहीं सर, ये जीपीएस ऑर्बिटिंग नहीं होगा सर, मास्टर क्लॉक होगा सर। जीपीएस ऑर्बिटिंग होगा सर। मास्टर जो है वो जीपीएस से लेगा और बाकी का रियल टाइम से लेगा। तो वही तो एक्चुअल में इसका आंसर तो देखो जीपीएस दिया हुआ है इस पेपर का आंसर। यही सही है, जीपीएस ही सही है। चलो ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं एक काम करेंगे, इसको एक बार चेक कर लेंगे। मास्टर स्लेव क्लॉक में क्या अंतर है फिर? सर प्रैक्टिकली क्या जो डिजिटल क्लॉक्स आते हैं मास्टर स्लेव में, उसमें मास्टर में सेट करना पड़ता है, और जो डिजिटल क्लॉक मास्टर स्लेव विथ जीपीएस आते हैं उसमें जीपीएस से लेता है। इसमें ऐसा विथ जीपीएस से लिखा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्लॉक भी आते हैं मास्टर स्लेव में जिसमें हम टाइमिंग सेट करते हैं मास्टर क्लॉक में, उसके रेफरेंस से सभी स्लेव क्लॉक वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी नए इसमें तो अभी मास्टर से जाएगा। आपका ऑप्शन वही देना रहेगा। एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो जीपीएस ऑर्बिटिंग द अर्थ ही रहेगा। फिर आपका आता है एक्सपांड यूटीपी केबल, तो इसको बोलते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर आता है द पर्पज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इन टेलीकॉम केबल इज, तो ये आता है टू रिड्यूस क्रॉस टॉक इन ए लैन नेटवर्क टोपोलॉजी अडॉप्टेड इज। ये भी एक डिस्प्यूटेड वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया है स्टार और हब। स्टार हब रिंग ये सभी होना चाहिए। ये सभी होना चाहिए, लेकिन मूडल में एक्चुअल में स्टार या हब लिखा हुआ है। आपका जो टेलीकॉम का जो नोट्स है, चंद्रकांत जी थोड़ा सा कंफर्म करेंगे इसको। हाँ वही है, होना तो वही चाहिए। रिंग बस स्टार सब लगती है लेन में, लेकिन मूडल में इसका आंसर स्टार या हब दिया हुआ है। फिर आपका 62 आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वी सेट कम्युनिकेशन इन रेलवे। तो वी सेट कम्युनिकेशन का पार्ट कौन नहीं है? आपका एमएससी। एक्चुअल में ये जीएसएम का पार्ट है। एमएससी मास्टर स्विचिंग जो बोलते हैं वो एमएससी का है। बाकी वी सेट में देखो हब अर्थ होगा, सैटेलाइट होगा, रिमोट अर्थ स्टेशन भी होगा। ये तीनों वी सेट कम्युनिकेशन के पार्ट है, एमएससी उसका पार्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आपका 63 है इन एमटीआरसी सिस्टम फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय। तो ये मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन है, उसमें ये जो रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो एमएससी करती है। मास्टर स्विचिंग सेंटर बोलते हैं इसको, तो वो करता है। अच्छा, तो आंसर एमएससी हो जाएगा ना इसका। फिर आपका 64 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द एआरटी कम्युनिकेशन। तो एआरटी कम्युनिकेशन का जो इसेंशियल पार्ट नहीं है वो वाईफाई बेस्ड इक्विपमेंट है। बाकी मोबाइल फोन रहेगा, पीए सिस्टम रहेगा, वॉकी टॉकी रहेगा। अभी तो एआरटी में वाईफाई बेस्ड भी तो डाल दिया ना, अभी तो नए में तो ना चंद्रकांत जी। अभी वैसे फैसिलिटी अवेलेबल है सर, लेकिन वो लिस्ट में नहीं है। अच्छा,
एसेंशियल नहीं है लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर आपका आता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एसएनटी इक्विपमेंट्स मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग सिस्टम सेल बी, तो इसका आंसर सबको पता ही है, लेस देन 1 है। फिर आपका एडीएसएल स्टैंड फॉर, देखो ये क्वेश्चन आ गया वापस, एडीएसएल स्टैंड फॉर खाली जगह असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर आपका देखो ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन, वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉटेड बाय डब्ल्यूपीसी फॉर बीएचएफ कम्युनिकेशन और इंडियन रेलवे, इसका है 146 से 174 था, यहाँ पर 167 लिखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। एक्चुअल बैंड तो ये यूज करते हैं अपन शायद। यस सर, रेलवे इतना ही करती है। रेलवे इतना ही करती है, लेकिन अलॉटेड आपको 174। फिर आपका देखो यही वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ, नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल चैनल इन 25 वोल्ट VHF सेट इज 16। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, खाली जगह पैनल इज यूज्ड इन टच स्क्रीन सिस्टम, तो रजिस्टर कैपेसिटी जो पिछले पेपर में अपन ने डिस्कस किया था उसमें आया था, तो बहुत हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपका आता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड टू अचीव पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। पीसीएफ के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, सैंपलिंग, क्वांटाइजिंग और कोडिंग। फिर आपका आता है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष, ये आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फिर आपके हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले रेल कर्मियों को रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार, ये थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है, इसका आंसर शायद 350 होना चाहिए, 3500, 3500 ना चंद्रकांत जी, ये इसका जो आंसर है वो रहेगा 3500 प्रत्येक। फिर आपका है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। फिर आपका आता है राजभाषा नियम 76 किस राज्य पर लागू नहीं होता है, तमिलनाडु में लागू नहीं होता है। फिर आपका आता है बिहार तमिलनाडु में क्यों नहीं लागू होता, कुछ है रीजन क्या है? तमिलनाडु में क्यों नहीं लागू होता है, कुछ है? ये तमिलनाडु ने हिंदी का विरोध किया था, जब ये हिंदी की जो बात चल रही थी राजभाषा की, तो वहां पे इसने विरोध किया था, तब से ये नियम वहां पे लागू नहीं होता है तमिलनाडु में। क्यों किया था ये पता नहीं। फिर आपका आता है 75 बिहार को राजभाषा की दृष्टि से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, तो ये क क्षेत्र में आता है आपका। फिर आपका आता है उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों को किस भाषा में होना अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। ये तो किसी भी रेलवे के लिए पूछा गया तो यही सेम आंसर होगा ना। हाँ, प्रेस विज्ञप्ति के लिए हो गया ना, 2 भाषा हो जाएगी वो तो। कोई भी रेलवे एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, आपके जो 14 डॉक्यूमेंट आते हैं ना, डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके द्विभाषा में होने, हिंदी और अंग्रेजी। सर ये 76 का आंसर क्या है? अच्छा, राजभाषा समितियों की बैठक वर्ष में कुल कितनी बार होगी, इसका आंसर है 4 बार, क्वार्टरली होती है, 4 बार होगी। राजभाषा समिति की जो बैठक है वर्ष में हर 3 महीने में होती है, तो कुल 4 बार हो जाएगी, साल में 4 बार हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका आता है अष्टम अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे राजभाषा। फिर आपका आता है हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत राजपत्रित अराजपत्रित कर्मचारी द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करने पर कितने माह की वेतन वृद्धि दी जाती है, तो ये 12 माह की देते हैं एक बार। फिर है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित है, तो 22। फिर आपका आता है एनएस आइटम इन ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर्टेन टू, तो नॉन स्टॉक आइटम है, तो वो जो न्यू आइटम अपन करते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम आउट ऑफ शेड्यूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके एनएस आइटम होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 82 विच इज द प्लान हेड ऑफ पैसेंजर एम्यूनिटी वर्क अंडर डिमांड नंबर 16, तो ये आपका प्लान हेड आ जाएगा 53। पैसेंजर एम्यूनिटी है वो 53 में जाएगी, और प्लान हेड 33 में एसएनटी चला जाएगा, और प्लान हेड 29 में एलसी गेट आ जाएगा, और प्लान हेड 16 में आपका ट्रैफिक फैसिलिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका आता है व्हाट डज आरआरएस के स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष ए। फिर आपका आता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड फॉर, तो ईपीसी का फुल फॉर्म पूछा तो इसका है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। फिर आपका आता है 85 हु इज द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ
PS33 इन जोन में प्लानेट 33 का जो हेड है वो PCST होते हैं। फिर आपका 86 H पर HOER में सीनियर DST होगा ना सर? है। SNT बॉक्स में मैन आपके वही जाएंगे। यदि यहाँ पे डिवीजन पूछता तो सीनियर DST बोला जाता। जैसे यदि क्वेश्चन आ जाता हु इज द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ PS33 डिवीजन। हाँ, डिवीजन में फिर वही हो जाएंगे। एक्चुअल में इसमें क्या एक लफड़ा है, डिवीजन में जब करोगे ना तो अगर सीनियर DST की पोस्ट नहीं होती तो उस समय जैसे DST आपके लुक आफ्टर में होते तो उस समय DRM हो जाते हैं एक्चुअल में। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है। जैसे आपकी जेईई की पोस्ट डिवीजन वाइज भी चलता है कि सिर्फ जोन वाइज चलता है? जोन वाइज ही बोलेंगे, डिवीजन का पूछते नहीं है, नॉर्मली जोन का ही पूछते हैं। नहीं मतलब ऐसा बन सकता है क्या डिवीजन का, या कि डिवीजन का बनेगा, लेकिन उसमें मैंने बताया ना कंडीशन। देखो डिवीजन में कंडीशन आती है, अगर वहां पे जेईई की पोस्ट है तो वहां पर सीनियर DST होगा, नहीं होगा तो फिर DRM पे चला जाएगा। अगर मान लो वहां पे जेईई ग्रेड की पोस्ट नहीं होगी ना तो उस समय फिर आपका जो प्लानेट 33 है वो DRM के अंडर में चला जाएगा। ओके सर। H पर HOER ड्यूटीज ऑफ सिग्नल मेंटेनर इन RRI आर क्लासिफाइड H। तो अपना जो सिग्नल मेंटेनर है वो कंटिन्यूस रोस्टर में आते हैं। फिर आपका 87 है PNM मीटिंग विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियर। टेलीकॉम मेंटेनर भी आ जाएंगे सर 33 कंटिन्यूअस में? हाँ, टेलीकॉम भी उसी में आ जाएंगे, कंटिन्यूस में आएंगे। और सर जो रोस्टर ड्यूटी करते हैं वो भी कंटिन्यूस में। अपना सारा देखो सुपरवाइजर को छोड़ करके सारा स्टाफ कंटिन्यूस रोस्टर में आता है। अच्छा, टेक्नीशियन और हेल्पर सभी कंटिन्यूस में आएंगे। और अपना सुपरवाइजरी स्टाफ एक्सक्लूडेड? वो सुपरवाइजर एक्सक्लूडेड, बस इतना सा ध्यान रखें। ओके सर। फिर आपका PNM मीटिंग विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफिस बियरर एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हेल्ड एट डिवीजन लेवल एट इंटरवल ऑफ। तो इसका हो जाएगा 1 in 2 month। आपकी जो PNM मीटिंग होती है डिवीजन लेवल पर वो हर 2 महीने में होती है और अल्टरनेट होती है, ये ध्यान रखना। एक बार एम्प्लॉय यूनियन, एक बार मजदूर संघ, इस तरह से चलता है। आपकी जो 2 ट्रेड यूनियन होती है उसमें अल्टरनेट हर 2 महीने में होती है। अंडर द स्कीम ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन महीने में एक बार होती है, बराबर, ये आता रहता है। सर एसोसिएशन की भी PNM मीटिंग होती है क्या? नहीं, एसोसिएशन की PNM मीटिंग नहीं बोलेंगे, उसको फॉर्मल मीटिंग बोलते हैं। एसोसिएशन जितने भी हैं आपके SC/ST है, OBC है, वो इनफॉर्मल मीटिंग होती है, वो इनफॉर्मल मीटिंग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? उसकी डिवीजन पे 3 महीने है, डिवीजन में 3 महीने, साल में 4 बार करते हैं इसको। 3 महीने हो गया ना डिवीजन? हाँ, 3 महीने साल में 4 हो गए। अंडर द स्कीम एजुकेशन अलाउंस रिइंबर्स ट्यूशन फीस एक्सेट्रा सर्वेंट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बड़े चिल्ड्रन, लाइव चिल्ड्रन है, उनके लिए मिलता है। यहाँ पर एक वर्ड है 2 लाइव चिल्ड्रन, है ना। और अगर मान लो दूसरा आपका वो क्या बोलते हैं ट्विंस हो तो तीनों को मिलेगा, ये भी ध्यान रखें। और पहला ट्विंस है तो पहले वाले 2 को मिलेगा, बाद वाले को नहीं मिलेगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम स्टडी लीव परमिटेड इन एंटायर सर्विस पीरियड? तो ये आपका 24 मंथ या 2 साल। ये वापस क्वेश्चन आ गया जो पिछली बार था आपका, पिछले पेपर में भी था। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इनकेसमेंट ऑफ लीव कैन बी अवेल्ड बाय रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस पीरियड? तो ये 6 टाइम्स ले सकते हैं, जो इनकेसमेंट है 6 टाइम्स। फिर आपका आता है ए रिटायर सिग्नल असिस्टेंट इज एंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी सेट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास? तो ये अब 2 सेट कर दिए। एक्चुअली ये पहले 1 सेट था, अभी आपका ये 2 सेट हो गया इसका, हेल्पर का भी, है ना। वो 20 साल की लेंथ वाला है, इसमें नाटक 20 साल की जिसकी हो गई तो उसको 2 सेट मिलेगा। Which one is not a minor penalty under DAR? तो इसमें आपका जो है विथ होल्डिंग ऑफ पास्ट PTO ये माइनर है। फिर आपका विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ये भी माइनर है। रिकवरी ऑफ
पेक्यूनरी लॉसेज ये भी आपका माइनर है। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल या पोस्ट ये आपकी मेजर पेनल्टी में आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर आपका आता है 93 सबसिस्टेंस अलाउंस पेबल इमीडिएटली आफ्टर सस्पेंशन इज, तो ये एक्चुअल में आपका जो मिलेगा वो 50% मिलेगा ऑफ द एवरेज पे। ये एक्चुअल में जब आदमी को सस्पेंड करते हैं तो उसको जो जीविकोपार्जन के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है, जो मैंने बताया था SF3 भरने पे दिया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा। जो सस्पेंड एम्प्लॉय है वो SF3 भर के देता है तब दिया जाता है, और ये उसकी एवरेज सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं होता है। फिर आपका आता है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अकुमुलेटिंग LHAP, तो LHAP की कोई लिमिट नहीं है, और LAP की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 300 डेज है। फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटल पासेज आर इश्यूड टू रेलवे ऑफिसर, तो 3 तरह के मेटल पास दिए जाते हैं। फिर आपका आता है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट रिटायरिंग आफ्टर 1/1/2006 द अपर सीलिंग लिमिट ऑफ द ग्रेच्युटी पेबल इज, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन था इस एग्जाम में। एक्चुअल में 1/1/2006 के बाद पूछा, तो 1/1/2006 से लेके 2016 में 1/1/2016 से पहले तक 10 लाख था, और 1/1/2016 के बाद से ये 20 लाख हो गया है। यस सर, है ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर, तो 10 लाख भी इसका करेक्ट आंसर है, 20 लाख भी करेक्ट आंसर माना गया। व्हाट इज द पावर ऑफ सीनियर DST टू डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ टेंडर एंड एक्सेप्ट ऑफर रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ कोटेशन, तो इसका जो लिमिट है वो 5 लाख है। ये पिछली बार पेपर में आया कि विदाउट आप जो है ना सीलिंग लिमिट जो मैक्सिमम वो आपकी 5 लाख रहेगी कोटेशन बेस करने की। फिर आपका विच वन इज द नॉट ए रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट कौन सा नहीं है, तो इसमें आएगा मेडिकल रिम्बर्समेंट, ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ताकि आपका लास्ट टाइम जो कोटेशन का दिखा था उसमें 10 लाख बोला गया था लास्ट पेपर में जो था वो, बगैर वेटिंग का बोला था उसमें कि आपको वेटिंग एंड इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बराबर। तो ये आपका आ गया वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो देखो ग्रेच्युटी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, मेडिकल रिम्बर्समेंट आपका मेडिकल और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। फिर आपका देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बजटिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर इन विच दे अकर, तो देखो इसमें पहले बजट एस्टिमेट बनेगा, फिर बजट ग्रांट आएगा, फिर आपका रिवाइज एस्टिमेट होगा, फिर आपका फाइनल एस्टिमेट होगा, इस तरह से ऑर्डर में चलेगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है HRA गिवन टू रेलवे एम्प्लॉइज एज ऑन जनवरी 2021 इन जेड कैटेगरी सिटी पर मंथ इच, तो आपका जो जेड कैटेगरी है उसके अंदर आपका हो जाएगा 8%, जो भी डिवाइड होकर 9% हो गया नए में, 9, 18, 27 कर देना। HRA में XYZ आप देख लेना, X में अभी 27 है, Y में आपका 9% कब से हो गया? कब से हुआ है लेटर तो देखना पड़ेगा, मे भी जुलाई 25% से ज्यादा हो गया था, जुलाई में हुआ था ना सर? हाँ 21 जुलाई में हुआ, ठीक है। फिर आपका आता है द वर्क ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरलॉकिंग LC गेट शुड बी चार्ज टू, देखो LC गेट का क्वेश्चन आ गया, ये प्लान एक्ट 29 में जाएगा, ठीक है। ए मेल एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज, इसका आंसर हो गया 15 डेज। द टोटल DNG चार्जेज प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर SNT वर्क्स विद ब्लॉक ट्रैफिक या पावर ब्लॉक, तो ये आपका 16.33, अभी ये पिछली बार रिपीट हुआ, तो आपको यहाँ देखने में देखो लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स से आते ही रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट टेंडर फॉर विच DST कैन बी ए टेंडर कमेटी मेंबर इच, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। टेंडर कमेटी का जो मेंबर होता है DST वो 2 करोड़ वर्ष तक के लिए होता है। फिर आपका आता है द प्राइमरी यूनिट, देखो ये आ गया, मैं बोल रहा था ना प्राइमरी यूनिट याद रखना है, तो TA की जो प्राइमरी यूनिट है वो 16 है, TA 16 से याद रख सकते हो आप, TA 16। एक आपका बेसिक का है, 28 जो आपका उसका है स्टॉक आइटम का पेमेंट जो होता है, 32 आपका कॉन्ट्रेक्चुअल यूनिट का है, 11 नंबर भी मेरे को याद नहीं है, 16 नंबर आपका इसका हो जाएगा स्टॉक आइटम का, सॉरी TA का स्टॉक, ये 28 स्टॉक है, 11 ओवर टाइम और एक आपका बेसिक का, हाँ एक बेसिक हो गया, 11 ओवर टाइम हो गया, 16 आपका TA हो गया और 28 आपका स्टॉक आइटम का पेमेंट हो गया, नॉन स्टॉक स्टॉक
ओके 27, 28 और 32 नंबर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है। ओके, फिर आपका आता है एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन द सक्सेसफुल बिडर सेल सबमिट द परफॉर्मेंस बैंक गारंटी अमाउंटिंग टू खाली जगह कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो एक्चुअल में इसका आंसर तो 5% है, लेकिन अभी 2023 तक ये जो कोरोना का जो काल चल रहा है इसके अंदर जो परफॉर्मेंस गारंटी जो लेते हैं अपन वो 3% ले रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 3% हो जाएगा। ये 2023 तक रहने वाला है, मार्च या जून तक रहेगा, ऐसा कुछ एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को। उसके बाद ये वापस 5% हो जाएगा, ये ध्यान रखें। फुल फॉर्म ऑफ IREPS, तो इसका है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। फिर आपका आता है ए रजिस्टर ऑफ मेजरमेंट बुक सेल बी मेंटेन इन द ऑफिस ऑफ। तो मेजरमेंट बुक जो है MB आपकी सीनियर DST ऑफिस में मेंटेन होती है। फिर आपका आता है रिक्विजिशन फॉर नॉन स्टॉक आइटम शुड बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ। तो ये आपका 1302 हो जाएगा। एक्विजिशन फॉर्म, ये जो स्टोर मेंटेन करते हैं वो थोड़ा बता पाएंगे? 1539, 1540, 1313, 1302 किन किन में काम आता है? एक्चुअल में ये 1302 नॉन स्टॉक और स्टॉक दोनों में काम आता है रिक्विजिशन के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द रेलवे अर्निंग। तो रेलवे अर्निंग में जो मैक्सिमम हिस्सा है वो गुड्स अर्निंग से ही आता है। और इसी के साथ आपका ये सीनियरिटी वाला पेपर खत्म होता है। सनड्राई अर्निंग में क्या आते हैं सर? सनड्राई में जो एडवर्टाइजमेंट से जो पेमेंट आता है उसके लिए, जैसे आपने ठेके पे नहीं देते हो, ये पार्किंग का दे दिया, उससे जो अर्निंग हुई, फिर आपने जो एडवर्टाइजमेंट करा, फिर आपने जो ये प्लेटफॉर्म पे जो देते हो ना खाने पीने की लॉरी वाले जो पेमेंट देते हैं, वो सारा सनड्राई अर्निंग में आता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी को कुछ? तो ये वाला पेपर भी आपका सीनियरिटी वाला भी पूरा होता है। 2 पेपर अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास यहाँ पे खत्म करें। ओके सर।